स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। आरबीआई ग्रेड बी आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम साबित हो सकता है, क्योंकि इस एग्जाम के थ्रू आप इंडिया की वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स पा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस सेशन में हम PYQs देखने वाले हैं, कुछ आरबीआई के, खास रूप से जनरल स्टडीज से, जीएस से, जो जीएस से क्वेश्चंस आते हैं उनको हम देखेंगे और ये एनालाइज करेंगे कि हमें आरबीआई ग्रेड बी के लिए जीएस किस तरह से तैयार करना है एंड किस तरह से उसको अप्रोच करना है। तो चलिए गाइस, आज के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। लेकिन देखिए, शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज देना चाहता हूं। पहली चीज, इस क्लास की पीडीएफ और दोस्तों जो सिलेबस है आरबीआई ग्रेड बी का, फेज 1 का, फेज 2 का, इंटरव्यू का, वो आपको इस ग्रुप पर अवेलेबल हो जाएगा। यहां पर आपको ग्रुप का नाम लिखा हुआ दिख रहा है, आरबीआई ग्रेड बी आर्टिलाइव, दिस इज द ग्रुप। और इस ग्रुप पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं पूरा का पूरा सिलेबस। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको आरबीआई के बैचेस पे या फिर और किसी बैच पर कोई भी डिस्काउंट चाहिए या फिर कुछ भी आपको पूछना है उसके बारे में, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम हैंडल पर। अगर इंस्टाग्राम पर नहीं है तो आप मुझे ईमेल कीजिए, आई विल कॉन्टैक्ट यू। दोस्तों, इसके अलावा आरबीआई ग्रेड बी की अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, कोर्स ज्वाइन नहीं करना चाहते, इट्स फाइन, तो आप ये बुक खरीद सकते हैं आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 एग्जाम के लिए, जिसमें कंप्लीट कवरेज है, पूरे सिलेबस की कंप्लीट कवरेज है। साथ ही आपको इस बुक के अंदर सॉल्व्ड PYQs भी मिल जाएंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किस तरह से इस एग्जाम को अप्रोच करना है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही दोस्तों ये लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट जो एग्जाम हुआ था उसमें कुछ पैटर्न चेंज हुए थे, दैट इज ऑल्सो देयर। इसके अलावा दोस्तों 17 जनवरी से हमारा पहला बैच लॉन्च होने वाला है आरबीआई ग्रेड बी का, और इसमें हाईएस्ट डिस्काउंट पाने के लिए यूज करें कोड RT लाइव का। दोस्तों, आप स्टडी IQ की वेबसाइट पर जा सकते हैं, इस बुक को भी परचेज कर सकते हैं और साथ ही दोस्तों इस बैच में भी एनरोल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 17 जनवरी को इसकी ओरिएंटेशन सेशन है और 18 से यहां पर स्ट्रैटेजी हम आपको बताने वाले हैं एंड उसके बाद हम क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। ये बहुत ही बढ़िया बैच है, हाईएस्ट क्वालिटी का बैच है दोस्तों, जो आपको मार्केट में मिलने वाला है। और हम यहां पर टाइमलाइन ये लेकर चल रहे हैं कि जो एग्जामिनेशन है वो जुलाई में होना है। मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर भी जुलाई में हुआ था, ऑल दो पूरे इंटरनेट पर ये धमाके थे कि भाई अप्रैल में पेपर हो रहा है, अप्रैल में पेपर हो रहा है। दे वर जस्ट सेलिंग यू कोर्सेज, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट वो आपको बोल रहे थे कि आप जल्दी एडमिशन ले लें। एग्जाम की टेंटेटिव डेट मई जुलाई आप मान के चलिए जुलाई ही है, फाइन। लास्ट ईयर भी जुलाई में हुआ था। फेज 2 एग्जाम उसके लगभग 3-4 वीक्स बाद होता है। तो चलिए दोस्तों, PYQs देखते हैं। ये जो PYQs हैं ये लास्ट ईयर के एग्जाम में आए थे, ठीक है। तो देखो, जो आरबीआई के PYQs हैं वो बड़े लंबे होते हैं, यानी कि आपको उसमें रीडिंग में थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, इसीलिए आपकी रीडिंग स्पीड बहुत ज्यादा होगी। और आज के जितने भी PYQs में करवाऊंगा उसमें आप यही देखेंगे कि रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीडिंग में अपनी स्पीड बनाना काफी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर देखिए, क्वेश्चन आता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के ऊपर, और ये पूरी कहानी यहां पर आरबीआई ने लिखी हुई है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लाइन पढ़ सकते हैं और लास्ट लाइन पढ़ सकते हैं, ठीक है, और आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। बेसिकली ये क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जिसको एक ऑर्गेनाइजेशन निकालती है, ठीक है, वो इंडेक्स में किस कंट्री ने टॉप किया है। देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है वो बेसिकली 4 की डायमेंशंस पर बेस है, वो भी इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कितनी है वुमेन की, अपॉर्चुनिटीज कितनी है उनके लिए, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ, सर्वाइवल, पॉलिटिकल इंपावरमेंट उनकी कितनी है, और कब से शुरू हुआ है, पूरी कहानी लिखी हुई है भाई। आप अगर ये पेपर दे के आते हैं तो आपकी दूसरे एग्जाम्स के लिए कुछ तैयारी ऑटोमेटिकली हो सकती है, बिकॉज इस क्वेश्चन के अंदर काफी सारी जानकारी है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों, वो बेसिकली क्या है, वो है आइसलैंड। जी हाँ, आइसलैंड इज अ यूरोपियन कंट्री और मोस्ट ऑफ द नॉर्डिक यूरोपियन कंट्रीज इस प्रकार के इंडेक्सेस में टॉप करती हैं। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं वो सब आपको पढ़नी है और उसके अंदर डिटेल देखनी है कि इंडिया की रैंक क्या थी। 3 चीजें देखनी है किसी भी उसमें। पहली चीज कि टॉप पर कौन था, दूसरी चीज इंडिया की रैंक क्या थी, और तीसरी चीज दोस्तों, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उस रिपोर्ट को निकालता है। रिवर्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये रिपोर्ट है, इसे कौन पब्लिश करता है, या फिर दोस्तों ये पूछा जा सकता है ये ऑर्गेनाइजेशन देखो, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ये तीनों नॉर्डिक कंट्रीज हो गई, आइसलैंड साथ में अगेन, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे न्यूजीलैंड,
अगेन वेरी वेरी गुड कंट्री इन डेवलपमेंट, लेकिन यहां पर रवांडा इज देयर। सी, वहां पर ट्राइबल पॉलिटी है, ट्राइब्स में वहां पर ऑफ कोर्स मैट्रियार्की सोसाइटी है, एंड इवन नामीबिया इज देयर। सी, देन आयरलैंड आता है, ठीक है, जर्मनी आता है, फाइन। सो इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सी। आगे बात करते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर ऑफ कोर्स आइसलैंड है, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमारी जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, उनको रिसेंटली साउथ अमेरिका की कंट्री ने एक अवार्ड दिया जिसका नाम है द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ चेन ऑफ येलो स्टार। इसको बेसिकली सिंपल फॉर्म में येलो स्टार बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी कंट्री येलो स्टार अवार्ड देती है, लेकिन इतनी सी चीज पूछने के लिए आपको 5 लाइनें और पढ़ने की जरूरत है। सो इसीलिए मैं आपसे ये बात बोल रहा हूं कि आपकी रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए इसमें। यू नीड प्रैक्टिस, यानी कि विदाउट प्रैक्टिस दोस्तों आप इस चीज को नहीं कर पाएंगे, ये पेपर को क्लियर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपके पास लिमिटेड टाइम 20-25 मिनट का है जिसमें आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो देखिए, सूरीनाम इज अ कंट्री जो नदन पार्ट में है साउथ अमेरिका के, एंड गाइज यहां पर आप देख सकते हैं दिस वाज द अवार्ड प्रेजेंटेड टू हर, एज यू कैन सी, एंड शी गॉट दिस अवार्ड फ्रॉम सूरीनाम। तो आंसर इसका जी हाँ सी है, सूरीनाम है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। अच्छा, लास्ट ईयर बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल मल्टीलेटरल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, काफी ज्यादा उसकी चर्चा हो रही थी, और उसमें उसके तहत जब उसके डिस्कशंस हो रहे थे तो एक ट्राइलेटरल हाईवे की बात हुई थी। तो यहां पर देखो पूरी की पूरी 6 लाइनें लिखी हुई हैं इन लोगों ने, 6-7 लाइनें। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, ट्राइलेटरल हाईवे कनेक्टिंग कोलकाता टू व्हाट will be built and available for use in 4 years held by this and this। ये पूरी कहानी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी आपको। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है बेसिकली, जो ट्राइलेटरल हाईवे बनने वाला है इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड वाला, वो कौन सी 2 सिटीज को कनेक्ट करेगा कोलकाता टू, इट इज व्हाट गाइस, बैंकॉक। बैंकॉक इज द आंसर। म्यांमार की कैपिटल नेपिटॉ है, आपको पता होना चाहिए, और ये सभी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की कैपिटल दी गई हैं। सो काफी क्लोज कॉल ये हो सकती है, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज पर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दिस कोलकाता बैंकॉक हाईवे ओपनिंग लाइकली इन 4 years, ये काफी ज्यादा न्यूज में रहती है चीज। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, तो उसका आंसर है जी हाँ बैंकॉक। इकोनॉमिक सर्वे की, और ये क्वेश्चन आपको दिखाता है, दर्शाता है कि आपको आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन में इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने की बहुत ही आवश्यकता है, और इकोनॉमिक सर्वे के साथ साथ जो आरबीआई की रिपोर्ट्स आती हैं सारी, वो भी डिटेल में पढ़ने की बहुत आवश्यकता है। और दोस्तों आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर आप बैच ज्वाइन करते हैं तो उस बैच के अंदर ये सभी चीजों को हम आपको दिया जाएगा, आपको पकी पकाई खिचड़ी यहां पर मिलेगी, जिसको आपको आना है, बस देखना है, पढ़ना है, और आपको क्लासेस में ये चीजें भी याद करवा दी जाएंगी, है ना। एक स्ट्रगल स्टूडेंट्स की ये भी है कि भाई चीजें याद नहीं रहती, तो अगर आप विजुअलिस्टिकली क्लास के अंदर सुनते हैं, उसको देखते हैं, तो चांसेस ये हैं कि वो चीज याद आपको रह जाएगी, फाइन। तो क्वेश्चन पूछता है कि देखो इतनी बड़ी 7 लाइनें लिखी हुई हैं एज यू कैन सी, और आपको बेसिकली क्वेश्चन पूछ रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 में भारत की जो ग्रोथ है वो कितनी होने वाली है बेसिकली, ठीक है, कितनी इसकी ग्रोथ है आप देख सकते हैं। द आंसर इज बेसिकली ए, 6.5 to 7% विल बी दी ग्रोथ रेट एज यू कैन सी। तो यार ये भी क्वेश्चन आपको दर्शाता है कि आरबीआई ग्रेड बी के एग्जामिनेशन में आपको सारी रिपोर्ट्स, खास रूप से इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, ठीक है, आरबीआई की सारी रिपोर्ट्स हो गई, उनको भी पढ़ने की जरूरत है। लेकिन दोस्तों इन सभी की समरी, डिटेल्ड समरी इस एग्जाम के लिए आपको प्रोवाइड की जाएगी स्टडी आईक्यू के बैच में। जी हां दोस्तों, जहां पर आप एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड RT Live। जी हां दोस्तों, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मॉर्गन स्टैनली एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इंडिया को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कहा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी बोला है। ये देख सकते हैं यहां पे ये बात पूरी लिखी हुई है, और कुछ चीजें लिखी हुई हैं। तो ये बोल रहा है, देखो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट की बात हो रही है, बट एट लास्ट ये क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया इनमें से कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं है। इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ
विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये मतलब इट इज लाइक वेरी 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 घुमा फिरा के ये जलेबी की तरह क्वेश्चन पूछता है। तो ऑफ कोर्स इंडिया सार्क का मेंबर है, सार्क आज के टाइम पे डिफंक्ट है, इसके कोई समिट नहीं हो रहे पाकिस्तान की वजह से। ऑफ कोर्स IPEF का भी मेंबर है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के भी मीटिंग्स करते रहते हैं, मोदी जी जाते रहते हैं डेवोस, आपको पता ही है। बट OECD का मेंबर नहीं है। OECD के अंदर ग्लोबल नॉर्थ है, यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं, है ना, मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज हैं OECD के अंदर। तो यार OECD की अगर मैं बात करूं, आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहां पर मेंबर्स हैं। इनिशियली सारे यूरोपियन मेंबर्स थे, मोस्टली US के साथ, कनाडा के साथ, देख सकते हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी ज्वाइन किए और जापान ने ज्वाइन किया इसको। तो बेसिकली दिस इज द डेवलप्ड वर्ल्ड, यानी कि जिसको हम आजकल ग्लोबल नॉर्थ कहते हैं। फाइन, इट इज ऑलरेडी द डेवलप्ड वर्ल्ड, आप देख सकते हैं। फाइन, अच्छा, तो इसका आंसर है OECD। नेक्स्ट दोस्तों, RBI ने पब्लिक अवेयरनेस जनरेट करने के लिए फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी एंड सेफ बैंकिंग प्रैक्टिसेस, उन्होंने कुछ मैस्कॉट्स को लॉन्च किया था एड्स में। तो उन मैस्कॉट का नाम क्या था? आपने एड देखे होंगे RBI के टीवी पर, और RBI की रिपोर्ट में RBI के इस कैंपेन के बारे में पूरी कहानी लिखी गई थी कि क्या था। तो बेसिकली मनी कुमार वॉज द मैस्कॉट एंड उनकी वाइफ है मिस मनी, मतलब उनकी वाइफ और लव इंटरेस्ट, आई वुड रेदर से। तो इसका आंसर इज 1 and 2 ओनली, आंसर इज डी। मैं दिखाता हूं मनी कुमार कौन है, तो आप देख सकते हैं ही इज मनी कुमार। सो ही वॉज द मैस्कॉट ऑफ RBI। ठीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए बेसिकली ये बनाए थे। इनकी देख सकते हैं लव इंटरेस्ट या फिर मे बी जो भी है। तो इसीलिए दोस्तों आपको बेसिकली जरूरी है कि आप RBI की जितनी रिपोर्ट्स आती हैं उनको भी पढ़ें, वो भी पढ़नी जरूरी है दोस्तों। आपको पता है दैट 25 to 40% जो पेपर है वो यहीं से आना है। ठीक है, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, मतलब GS से आना है, GS पार्ट से आना है, GA से आना है। एक और क्वेश्चन आता है दोस्तों यहां पर, ई-वे बिल। तो बेसिकली इतनी बड़ी कहानी लिखी है यहां पर 5 लाइंस की, और ई-वे बिल इज अ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी कैरिड बाय अ पर्सन। तो कम से कम अगर आप गुड्स की मूवमेंट करते हैं तो कम से कम कितना अमाउंट होना चाहिए सो दैट यू हैव टू जनरेट अ ई-वे बिल। ठीक है, अगर आपने कभी Amazon पर एक बड़ा ऑर्डर किया हो, टीवी फ्रिज लिया हो 50,000 से ऊपर का, तो मोस्टली एक ई-वे बिल जनरेट वहां पर किया जाता है। सो मिनिमम अमाउंट जो होता है ई-वे बिल का, दैट इज बेसिकली 50,000 रुपीज मिनिमम। तो इसका आंसर भी इसी तरह से दोस्तों बी है। क्या है दोस्तों? बी आंसर है। तो दोस्तों यहां पर मेरा आज के सेशन का मेन मोटिव यह था कि मैं आपको दिखा सकूं कि RBI किस तरह से क्वेश्चंस को फ्रेम करता है। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि यार 1 वर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है चीजों को। और साथ ही दोस्तों अगर आप देखेंगे यहां पर 5 ऑप्शंस आते हैं, ना कि 4, जो कि इस पेपर को और डिफिकल्ट बना देता है। UPSC में या फिर किसी और एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो वहां पर मोस्टली 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन यहां आप देख सकते हैं 5 ऑप्शंस होते हैं। यहां पर 5 ऑप्शंस है, नॉर्मली 4 ऑप्शंस होते हैं यार। तो इसीलिए पहली चीज, एक्यूरेसी के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, और प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत है जहां पर इसी लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। और दोस्तों ये लेवल हम मैच करते हैं स्टडी IQ के इस कोर्स में। तो 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, एंड दिस इज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड फ्रॉम स्पोर्ट्स सेक्शन से पूछा गया है। तो क्वेश्चन कहता है कि 2023 में मलेशियन ओपन हुआ था कुआलालंपुर में, तो उसकी कैटेगरी क्या थी? व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ दिस टूर्नामेंट? तो आप देख रहे हैं यार, जो स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन है ना, उसके अंदर ऐसे स्टाइल नहीं, यानी कि 7-8 लाइन पढ़नी नहीं पड़ रही आपको। मतलब स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है लाइक 2-3 लाइंस क्वेश्चन, तो आपको ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगना चाहिए करने के लिए। देखिए बेसिकली जो बैडमिंटन फेडरेशन है, उसने इंपॉर्टेंस और प्राइज मनी के हिसाब से कैटेगरीज को डिवाइड किया हुआ है। तो हाईएस्ट जो कैटेगरी वो ओलंपिक्स है और वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है। और सेकंड जो आता है वो सुपर 1000 कैटेगरी है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर बाय द वे बी है, आंसर इज बी, सुपर 1000 कैटेगरी। देखिए सभी को पता है कि इंडियन वाज अ विनर ऑफ दिस टूर्नामेंट। अभी मैं आपको बताता हूं, आप देख सकते हैं
Pranoy HS was the winner, as you can see, of this championship, guys, my dear friends, as you can see. Fine, and it is a super, sorry, मैंने B बोल दिया. Answer is A. It is a Super 500 championship. It was a Super 500 championship because it was Malaysian Master. मैंने गलती से इसको Malaysian Open पढ़ लिया था because guys Malaysian Open मैं आपको बता देता हूँ, साथ में इंडोनेशियन ओपन, नॉट मास्टर्स बल्कि ओपन, प्लस चाइना ओपन, एंड माय डियर फ्रेंड्स लास्टली ऑल इंग्लैंड ओपन. ये 4 जो टूर्नामेंट्स हैं दोस्तों, ये सुपर 1000 हैं. ये बात आपको याद रखनी है. अगर आपको कहीं भी मास्टर्स लिखा दिखे तो वो मोस्टली सुपर 500 कैटेगरी में आता है. तो इस क्वेश्चन का आंसर सिंपली ए है. इसको आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी ये क्वेश्चन है. नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं B20 यानी कि बिजनेस 20 समिट की. देखिए लास्ट ईयर 2023 में इंडिया में G20 समिट हुआ था और G20 समिट होने से पहले जो मेन समिट था सितंबर में, बहुत सारे एंसेलरी समिट्स हुए थे जहां पर बिजनेस लीडर्स आकर मिले थे, कभी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स आकर मिले थे, कहीं पर फाइनेंस मिनिस्टर्स आकर मिले थे, F20 हुआ था, Y20 यूथ समिट हुआ था. तो ये क्वेश्चन देखो इतना बड़ा है, इतना लंबा है, अगेन ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपको दिखता है और ये पूछता है कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ B20 ग्रुपिंग अंडर G20 प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया. सिंपली अगर आप लास्ट लाइन को पढ़ लेंगे ना तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा. तो दोस्तों एयर इंडिया के सीईओ, जी हाँ, एन चंद्रशेखर राजन जी, ये थे. जी हाँ दोस्तों, आंसर इज सी. एज यू कैन सी ही वाज द चेयर पर्सन ऑफ B20 ग्रुपिंग. तो काफी आसान ये क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं दोस्तों. अगेन ये क्वेश्चन जो आ रहा है, दिस क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम RBI की रिपोर्ट और यहां पर है आइडेंटिफाई द रिस्क. देखो पूरी की पूरी कहावत कहानी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. आइडेंटिफाई द रिस्क विच इफेक्ट द फॉरेक्स डिप्लॉयमेंट. ठीक है, फॉरेन क्या क्या रिस्क हैं जो ये है. तो ऑफकोर्स यार आपको पता है कि फॉरेन रिजर्व्स आर रिलेटेड टू फॉरेन एक्सटर्नल फैक्टर्स. तो ऑफ कोर्स ऑपरेशनल फैक्टर हैं, इंडिया की मार्केट की कंडीशंस किस तरह से हैं, फाइन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, करेंसी किस हिसाब से है, करेंसी के रेट्स क्या हैं, एक्सचेंज रेट्स, लिक्विडिटी किस हिसाब से मार्केट में, ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे आर गोइंग टू इफेक्ट फॉरेक्स डिप्लॉयमेंट. बट इंटरनल फैक्टर्स इंटरनल दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट एंड हेंस गाइज द आंसर इज ई. तो यार बहुत ही ये मैं बोलूंगा डिफिकल्ट क्वेश्चन. अगर आपने RBI की रिपोर्ट को इन डिटेल इन डेप्थ पढ़ा हुआ है तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे. और दोस्तों यही रिपोर्ट्स की समरी बहुत ही डिटेल में, सो दैट आपको पूरे इतने बड़े बड़े गत्थे ना पढ़ने पड़े, वी विल बी प्रोवाइडिंग यू इन द पेड बैच. जी हाँ, और इस पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए यू कैन यूज माई कोड RT Live. जी हाँ दोस्तों, उसमें GS का पार्ट आई विल बी टेकिंग. आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आंसर इज ई. एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है. अगेन ये काफी लंबा क्वेश्चन आप देख सकते हैं. एल नीनियो ला नीनिया जो कि आपको पैसिफिक ओशन में मिलते हैं, ठीक है, उस सिमिलरली इंडियन ओशन में आपको क्या मिलता है? इट इज नोन एज इंडियन ओशन व्हाट? तो इट इज नोन एज इंडियन ओशन करंट, डाइपोल, स्प्रिंग, नीनो, नीना. इट इज नोन एज इंडियन ओशन डाइपोल. द आंसर इज बी. आप देख सकते हैं. तो देखो आपको पता ही है गाइस, एल नीनियो हैपन्स इन द साउथ सेंट्रल पैसिफिक ओशन एंड इंडियन नीनियो और इंडियन ओशन डाइपोल, जिसको आप IOD भी बोलते हैं, दैट हैपन्स इन द इंडियन ओशन. सो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बी है. आंसर इज बी. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं और ये क्वेश्चन भी पूरी गाथा सुनाता है, पूरी कहानी सुनाता है. यू हैव टू रीड एटलीस्ट 6 लाइन्स टू गेट थ्रू दिस क्वेश्चन. लास्ट लाइन को आप पढ़ सकते हैं. आइडेंटिफाई द स्कीम्स विच वर लॉन्च्ड इन दिस रिगार्ड. अभी रिगार्ड क्या है? इट इज बेसिकली, रिगार्ड इज अर्बनाइजेशन, प्लान्ड अर्बनाइजेशन इज द रिगार्ड, यानी कि अर्बनाइजेशन के लिए किन स्कीम्स को 2015 में लॉन्च किया गया है दोस्तों. तो अमृत स्कीम, यस गाइस, इट वाज लॉन्च्ड इन 2015. स्मार्ट सिटीज लॉन्च्ड इन 2015. प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन लॉन्च्ड इन 2015. स्वच्छ भारत मिशन एंड NULM दे वर लॉन्च्ड इन 2014. और NULM तो पुरानी स्कीम है जिसका 2011 में नाम भी चेंज किया था गाइस. सो दिस इज ऑल्सो नॉट द केस, दिस इज ऑल्सो नॉट द केस. 1 2 3 इज द केस. सो द आंसर शुड बी ए. तो यार ये क्वेश्चन काफी आसान था अगर आपको स्कीम्स के बारे में पता हो. और अगेन गाइस, हमारे पेड बैचेस में सभी स्कीम्स को इन डिटेल आपको दिया जाएगा लास्ट 10-12 साल की, सो दैट आप इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली टारगेट कर सके. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं दोस्तों.
और बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन बात करता है, अगेन बहुत ही लंबी गाथा है, आप देख सकते हैं कम से कम 12 लाइंस आपको यहां पर पढ़ने की जरूरत है। 12 लाइंस यानी कि पूरा लगभग ऐसे है, बट आप लास्ट लाइन को अगेन देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स constituted the highest share in household sector saving in 2022 and 2023। तो अगेन यार आरबीआई की रिपोर्ट के अंदर हाउस होल्ड सेविंग की बात की गई थी, तो यहां पर यही लिखा हुआ है कि हाउस होल्ड सेविंग क्या है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, लाइक दैट। तो हाउस होल्ड सेविंग की अगर हम ब्रेकेज देखें, तो आप देख सकते हैं कि बैंक डिपॉजिट्स आर 52%, लाइफ इंश्योरेंस इज 23%, करेंसी यानी कि जो कैश होता है आपके पास दैट इज 13%, एंड सम पीपल आल्सो इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड दैट इज 9.7%। तो यहां पर ऑफ कोर्स माय डियर फ्रेंड्स द आंसर इज बैंक डिपॉजिट्स, द आंसर इज बैंक डिपॉजिट, द आंसर इज बी, यस। नेक्स्ट दोस्तों, ये देखो क्वेश्चन आ जाता है अगेन फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेवन इन अ नासा स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिटिंग अराउंड द मार्स। तो उसमें मेवन की जो फुल फॉर्म है उसमें वी स्टैंड्स फॉर व्हाट, ठीक है। तो आपको स्पेस रिलेटेड, स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज प्लस ज्योग्राफी में जो करंट अफेयर्स में चल रहा है, दैट न्यूज हैज टू बी रेड प्रॉपरली, एंड दिस टाइप ऑफ करंट अफेयर्स गाइस विल बी गिवन इन आवर पेड बैच। तो अगर हम इसको देखें, मेवन मेवन स्टैंड्स फॉर मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल एवोल्यूशन मिशन, जो बेसिकली मार्स के एटमॉस्फेयर के ऊपर रिसर्च करेगा एंड माय डियर फ्रेंड्स इनसाइट्स प्रोवाइड करेगा। इट वाज लॉन्च्ड बाय नासा, ऑफ कोर्स नासा इज द स्पेस एजेंसी ऑफ यूएसए। Hence guys, the answer is visible. The answer, as you can see, we say volatile, sorry, not visible, is C. Answer is C, that is volatile, ठीक है ना। सो इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। देखिए ये क्वेश्चन बात करता है यूरोपियन सेंट्रल बैंक की, ईसीबी, एंड यूरोपियन सेंट्रल बैंक वाज इज अ बैंक दैट इज लोकेटेड इन यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। दोस्तों यूरोपियन सेंट्रल बैंक, देखो आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन के जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं दैट वाज फॉर्म्ड इन लेट 90s, फाइन, मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी हुई थी एंड ऑल दोस थिंग्स। तो रिसेंटली ईसीबी हैज सेलिब्रेटेड, एक पहली चीज इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इंटरनेशनल बॉडीज जो न्यूज में है वो पढ़ना जरूरी है, उसका हेडक्वार्टर जानना जरूरी है। देखिए जब भी कोई भी इंटरनेशनल बॉडी न्यूज में रहती है तो उसके बारे में 3 चीज जरूर पढ़ लीजिए। एक तो उसका हेडक्वार्टर, उसको कब स्टैब्लिश किया गया था, और दोस्तों उसका फंक्शन क्या है, या फिर अगर वो कोई रिपोर्ट्स को पब्लिश करती है देन दैट शुड आल्सो बी रेड। और दोस्तों इसी अप्रोच पर अगेन यू विल बी गेटिंग द नोट्स इन आवर बैच। तो ईसीबी का हेडक्वार्टर है फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर, ऑफ कोर्स, एंड माय डियर फ्रेंड्स आपको पता है इट वाज 25th एनिवर्सरी, ठीक है। तो 75th तो ऑफ कोर्स नहीं हो सकती यार, उस टाइम पे यूरोपियन यूनियन ही नहीं थी। 75th आपको पता है, 60th भी इट इज इम्पॉसिबल, ये हो सकता था। और जेनीवा वाला भी मे बी आपको लगता कि हो सकता है, बट जेनीवा के अंदर मोस्टली इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, यूएन की बॉडीज हैं, ना कि यूरोपियन यूनियन की। तो यहां पर आप देख सकते हैं दिस इज योर ECB, very beautiful building guys, and here you can see the Frankfurt, the city of Frankfurt, a historical city, and यहाँ पर आप देख सकते हैं it was established in 1998, about 25 years ago, fine, so very good answer as well। अच्छा एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। अगेन गाइज यू हैव टू रीड एटलीस्ट 6-7 लाइन्स टू गो थ्रू दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैज लॉन्च्ड द डैशबोर्ड, कौन सा डैशबोर्ड, फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड, जिसका नाम है अंतर्दृष्टि, ठीक है। तो पहली लाइन आप पढ़ते हैं और लास्ट लाइन आप पढ़ते हैं, तो बीच का आपको पढ़ने की बाय द वे जरूरत नहीं है ठीक है, बट स्टिल यू शुड रीड, क्योंकि कुछ रेलिवेंस कुछ पकड़ा जाए तो आंसर का इस बेसिकली इज बी, आरबीआई। तो अगर आपने आरबीआई की प्रॉपर रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, पब्लिकेशन पढ़ी हैं, तो आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आरबीआई गवर्नर लॉन्चेस फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि, ठीक है। एंड ये क्यों किया गया है, एज यू कैन सी इट विल प्रोवाइड इनसाइट टू एसेस एंड मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। आपको पता है कि गवर्नमेंट ने जैम ट्रिनिटी लॉन्च करा हुआ है, यानी कि जनधन योजना, ठीक है, आधार एंड मोबाइल, जिसके थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोवाइड किया जा रहा है लोगों को। सो आंसर इज बेसिकली बी, ओके। सो गाइज ये क्वेश्चन अगेन इकोनॉमिक्स से है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से, और क्वेश्चन बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉप गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड।
देखिए ये क्वेश्चन अगर छोटा क्वेश्चन है, वन वर्ड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आरबीआई में थोड़े से कम आते हैं। तो ये एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन है जो आरबीआई के लास्ट ईयर के पेपर में आया था और मुझे सिर्फ शायद 3 या 4 ऐसे क्वेश्चंस दिखे हैं जो इतने छोटे हैं और जो वन वर्ड के हैं, एंड हेंस ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पर डाला है। तो गाइज अगर हम बात करें तो आपको शायद लगे यूएई, क्योंकि लोग वहां से गोल्ड इंडिया में लेकर आते हैं, या फिर आपको शायद लगे बहरीन, वहां से भी लोग गोल्ड खरीद कर लेकर आते हैं। लेकिन गाइज ऑफ कोर्स इंडिया नहीं हो सकता, इंडिया के अंदर गोल्ड के इतने सोर्सेज नहीं है। कोलार गोल्ड फील्ड ऑफ कोर्स हैं, हुट्टी माइंस हैं, एक्सेट्रा। लेकिन चाइना टुडे इज द लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। इसका राइट आंसर ए है। एज यू कैन सी चाइना में एक जगह है मंचूरिया, एंड इवन दोस्तों जो माउंटेन्स है चाइना के साउथ चाइना में, वहां पर आपको काफी अच्छा गोल्ड रिजर्व्स देखने को मिलते हैं, एंड चाइना वहीं से गोल्ड एक्सट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं दोस्तों, बात करते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी इकोनॉमिक न्यूज से है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम द इकोनॉमिक्स न्यूज। अगर आपने पेपर्स पढ़े हैं, प्रॉपरली अपनी करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी को ठीक रखा है, तो ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रैटेजी, देखिए यहां पर भी आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पूरा क्वेश्चन एक बार गो थ्रू जरूर करें। ऑल दो फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन अगर आप पढ़ते हैं तो आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली एक स्ट्रैटेजी लॉन्च हुई थी, कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रैटेजी सीपीएस 2023 टू 2027, जिसके अंदर जो स्ट्रैटेजी भारत के लिए, इंडिया के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च की थी। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि ये स्ट्रैटेजी इंडिया के लिए किसने लॉन्च की थी? विच मल्टीलेटरल डेवलपमेंट एजेंसी हैज रिलीज्ड दिस स्ट्रैटेजी, कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रैटेजी 2023 टू 2024। जी हाँ, इस स्ट्रैटेजी के तहत इंडिया के अंदर हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबको कैसे बढ़ाया जा सकता है, सोशल एंड इकोनॉमिक सेक्टर्स में रिफॉर्म्स कैसे किए जा सकते हैं, वो दिया गया था। सो दोस्तों ये स्ट्रैटेजी एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने बेसिकली पब्लिश करी थी, और ये न्यूज आप देख सकते हैं आई थी मई 2023 में। तो आप ये चीज देख लीजिए कि जो एग्जाम है वो जुलाई में हुआ था, और 1.5 महीने पहले की न्यूज भी ये आपसे पूछ रहा है, आरबीआई आपसे पूछ रहा है। सो आपको पूरा मई तक का करंट अफेयर पढ़ के जाना पड़ेगा। और गाइस देखिए, इतने सारे करंट अफेयर्स आप कैसे पढ़ेंगे? बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है, बहुत ही इशू क्रिएट यहां पर हो सकता है आपके लिए। एंड हेंस गाइस हमारे कोर्स में आपको करंट अफेयर्स की बेस्ट क्लासेस मिलेंगी। गौरव गर्ग सर खुद करंट अफेयर्स की क्लासेस आपकी यहां पर प्रोवाइड करने वाले हैं। तो गाइस आंसर इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी कि एडीबी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन की, और दोस्तों 3 या 4 क्वेश्चंस में से एक और क्वेश्चन यहां पर मिलता है हमें, वन वर्ड, और दो लाइन सिर्फ इसमें पढ़ने की जरूरत आपको पड़ेगी। Which of the following article of Indian Constitution has described the division of powers between union and state government with respect to union, state and concurrent list? तो कौन सा आर्टिकल इनमें से है? जी हाँ दोस्तों, द आर्टिकल नंबर 246, इसके अंदर आपको ये देखने को मिलता है। तो आंसर इसका ए है, और यही आर्टिकल जो डिवीजन ऑफ पावर करता है यूनियन गवर्नमेंट के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, और ऐसे लॉज, ऐसी जो स्टेट और यूनियन दोनों एक साथ बना सकते हैं, दैट इज नोन एज द कॉन्क्यूरेंट लिस्ट। फाइन। सो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल डिफेंस यूनियन के तहत आता है, एजुकेशन स्टेट के तहत आता है। दैट्स द गुड इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट बात करते हैं एक और योजना की। तो गाइस एग्जामिनेशन में स्कीम्स के ऊपर, योजना के ऊपर बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट आपको 9 से 10 लाइन पढ़ने की आवश्यकता है। तो आप 1 2 3 4 5 6 लाइन्स ये रही, और उसके बाद स्टेटमेंट की लाइंस तो पढ़नी ही पढ़नी है। दे आर एटलीस्ट 7 लाइन्स इन द स्टेटमेंट, 7-8 लाइन्स। तो क्वेश्चन बात करता है पीएम कुसुम की, यानी कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो कहती है, जो स्कीम है उसमें 3 कंपोनेंट हैं। कंपोनेंट ए के अंदर 10,000 मेगावाट की सोलर कैपेसिटी डेवलप की जाएगी, ठीक है, और अप टू जो छोटे जो फार्मर्स हैं, छोटे छोटे घर हैं रूरल एरियाज में, वहां पर छोटे छोटे सोलर पावर प्लांट लगाए जा सकते हैं, और मैक्सिमम वो 2 मेगावाट के होंगे। ये स्टेटमेंट 1 बोलती है, एंड ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है।
और ये स्कीम 2026 तक रहेगी, ये भी बिल्कुल ठीक है। और दोस्तों थर्ड स्टेटमेंट जो है, यानी कि फार्मर्स और फार्मर कोऑपरेटिव्स, पंचायत, वो एक साथ मिलकर बड़े पावर प्लांट लगा सकते हैं अप टू द कैपेसिटी ऑफ 500 किलोवाट। दैट इज ऑल्सो करेक्ट गाइज माय डियर फ्रेंड्स। हेंस तीनों स्टेटमेंट सही है, आंसर इसका सी है। ये है पीएम कुसुम के सारे फीचर्स आप देख सकते हैं, 2 मेगावाट तक के यहां पर लग सकते हैं। तो ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट आर राइट एज यू कैन सी। नेक्स्ट बात होगी साई 20 समिट की। देखिए साई 20 समिट ऑडिटर समिट है, तो इसके अंदर इंडिया के जो सीएजी हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, उन्होंने इस समिट को G20 के पार्ट में चेयर किया था। और ये क्वेश्चन पूछता है कि इस समिट की थीम क्या थी, व्हाट वाज द थीम। तो ऑफ कोर्स यार ब्लू इकोनॉमी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी ज्यादा चर्चा में है, एंड हेंस गाइस दिस इज द थीम ऑफ दिस समिट। तो मैंने आपको एक कल भी बात बताई थी, जब आप किसी एक समिट के बारे में, किसी इवेंट के बारे में, किसी रिपोर्ट के बारे में पढ़ें, तो सबसे पहले देखें कि वो हुआ कहां था। फॉर एग्जाम्पल साई समिट गोवा में हुआ था, वेयर, ठीक है, उसकी थीम क्या थी, उसके चेयरमैन कौन थे, ठीक है, एंड माय डियर फ्रेंड्स क्या उसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट डेलीगेशन थी या हाँ या ना, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो ये तीन चीज एटलीस्ट आपको जाननी जरूरी है, समझनी जरूरी है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये एक रिपोर्ट है, जून की न्यूज है यार, देखो 2023 की, और 2023 जुलाई में एग्जाम हुआ और ये पूछ लिया गया क्वेश्चन। कैन यू सी दिस थिंग। तो आपको अभी के जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून के, ये भी करने की जरूरत है। आप इनको भी मिस स्किप नहीं कर सकते, और लास्ट ईयर 6-7 महीने के करंट अफेयर्स ही करने की तो जरूरत है ही है। और ये सारे करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे, जी हां दोस्तों, हमारे पेड बैच में, जहां पर एडमिशन आप ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड RT Live, एंड इवन यू कैन ऑर्डर द बुक। तो यहां पर ये क्लियरली लिखा हुआ है कि ब्लू इकोनॉमी, as you can see, and responsible AI was the theme of this summit. You can clearly see on PIB website. तो आंसर इसका है बी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन अगेन एक एसे टाइप क्वेश्चन है, इसमें कम से कम आपको 15-20 लाइन पढ़ने की जरूरत है। कुछ लोगों को तो अगर प्रैक्टिस नहीं है, ये क्वेश्चन पूरा पढ़ने में ही 5 मिनट लग जाएंगे, और उतना समय आपके पास होता नहीं है। टोटल 25 मिनट्स आपके पास है, तो 5 मिनट आप इस क्वेश्चन में नहीं दे सकते। आपको प्रैक्टिस की जरूरत है दोस्तों, और प्रैक्टिस करने के लिए मटेरियल की जरूरत है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको कहां मिलेंगे, जी हाँ स्टडी IQ की बुक में मिलेंगे। सो अभी ऑर्डर कर दें और उसमें से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। तो दोस्तों यूपीआई स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये पूरा स्टेटमेंट जो है वो समझाता है यूपीआई के बारे में, क्या है यूपीआई, कैसा है यूपीआई। ये पूरी स्टेटमेंट किसी ना किसी बुक से या किसी ना किसी आर्टिकल से उठाई गई है। अब क्वेश्चन पूछता है विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिगार्ड टू दी यूपीआई। यूपीआई 2016 में लॉन्च हुआ, बिल्कुल ठीक बात है। क्या आप इससे 24/7 365 डेज मनी ट्रांसफर कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कोई इसमें प्रॉब्लम है नहीं, कर ही सकते हो। आपको देखो ये तो ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हो। वर्चुअल एड्रेस ऑफ कस्टमर फॉर पुल एंड पुश प्रोवाइड्स, पुल यानी कि सेंडिंग द मनी, एंड पुश इज व्हेन यू रिक्वेस्ट द मनी, सॉरी उसका उल्टा है, पुल यानी कि व्हेन यू रिक्वेस्ट फॉर अ मनी, एंड यू कैन पुश इज लाइक व्हेन यू आर गिविंग द मनी। इंक्रीमेंटल सिक्योरिटी विद कस्टमर इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि आपको कार्ड नंबर नहीं डालना पड़ता, अकाउंट नंबर नहीं डालना पड़ता, IFSC कोड नहीं डालना पड़ता। जी हाँ ऐसे ही तो है, आप वर्चुअल एड्रेस डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका यूपीआई क्या होता है, आपका नाम हो सकता है या फिर आपका फोन नंबर @UPI या फिर @Paytm, दैट इज वर्चुअल एड्रेस। सो ऑफ कोर्स यू कैन यूज वर्चुअल एड्रेस टू पुश एंड पुल, यानी कि रिक्वेस्ट मनी एंड सेंड मनी थ्रू यूपीआई। दोस्तों यूपीआई सिस्टम में ट्रांजैक्शन होती है जहां पर आप मोबाइल नंबर या फिर MMID के थ्रू ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, या फिर अकाउंट नंबर के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर IFSC कोड के थ्रू और वर्चुअल आईडी के थ्रू भी कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, एंड माय डियर फ्रेंड्स हेंस द आंसर इज बी। तो यार बहुत ही लंबा क्वेश्चन था, और गाइस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैज टू बी टैकल्ड इन दिस एग्जामिनेशन। तो इसका आंसर है ऑल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से है, ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स की ये क्वेश्चन बात करता है। और देखो अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट अगेन पढ़ लें और सब छोड़ दें और लास्ट स्टेटमेंट पढ़ें, तो ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग जनरेटेड विद इन अ कंट्री। उसके बाद ये पूछता है इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ। तो यार
आपकी जीडीपी है फॉर एग्जांपल 100 रुपए, तो उसमें से आपने कितना पैसा सेव किया, सेविंग अकाउंट्स में सेव किया, गोल्ड में सेव किया, लाइक दैट है। तो इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो ऑफ कोर्स आप ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग यानी कि जीडीएस को एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी लेकर चलते हैं, है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं दिस इज द ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग रेट ऑफ इंडिया, जो कि कोविड टाइम्स में बड़ा कम हो गया था, एज यू कैन सी गाइस, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह से अब दोबारा से वो थोड़ा इंक्रीज होना शुरू हुआ है, एज यू कैन सी, फाइन। एंड इट इज ऑफ कोर्स परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो ये एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है इकोनॉमिक्स का, तो आप देख लीजिए, आंसर इज ई। एंड सच काइंड ऑफ mastery is required over macro and microeconomics, macroeconomics खास रूप से, फाइन। नेक्स्ट बात करते हैं एनबीएफसी एमएफआई यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। तो अगेन फर्स्ट स्टेटमेंट आप पढ़िए और लास्ट पढ़िए। आरबीआई हैज मैंडेटेड मिनिमम नेट ओन्ड फंड्स फॉर डैश फॉर एनबीएफसी। नॉर्थ ईस्ट रीजन में मिनिमम कितना फंड है? तो आप अगर आरबीआई की वेबसाइट पर जाते हैं तो यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है मिनिमम नेट ओन्ड फंड इज 5 करोड़, और अगर वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में है तो मिनिमम इज 2 करोड़। तो सो गाइस 2 करोड़ इज द आंसर, आंसर इज ए। एंड हेंस आरबीआई की रिपोर्ट्स पढ़ना बहुत ही इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों हमारे बैचेस में आपको इन रिपोर्ट्स की डिटेल्ड समरी मिलने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं फॉरेन रिजर्व्स की इंडिया के। अब क्वेश्चन बात करता है कि इंडिया के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो क्या होते हैं, उनको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बोल देते हैं, कभी कभी फॉरेक्स रिजर्व भी बोल देते हैं, ठीक है जी। बट लास्ट में ये पूछता है कि जो 437 टन गोल्ड है इंडिया के फॉरेक्स का, उसको आरबीआई कहां स्टोर करके रखता है। तो ये न्यूज थी अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर की, और यहां पर ये क्लियरली लिखा हुआ है गाइज, जो आरबीआई है गोल्ड को बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट में सेव करके रखता है, यानी कि आंसर इज 1 and 2, आंसर इज ए, आंसर इज ए, फाइन। इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ₹75 कॉइन की। देखिए अभी रिसेंटली नया पार्लियामेंट इनॉग्रेट किया गया और उसको कमेमोरेट करने के लिए गवर्नमेंट ने 75 रुपीज का कॉइन जो है वो लॉन्च किया था। तो आप फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ के ये वाली स्टेटमेंट पढ़िए, द कॉइन इज मेड अप ऑफ एन एलॉय ऑफ 4 डिफरेंट मेटल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल। ठीक है, तो मैं आपको कॉइन पहले दिखाता हूं। यहां पर ये कॉइन था जो लॉन्च किया गया था मोदी जी द्वारा, और इसमें 50% सिल्वर है, 40% कॉपर है, 5% निकल है एंड 5% जिंक है। तो जिंक है, सिल्वर है, निकल है, कॉपर है, गोल्ड नहीं है, एंड हेंस माय डियर फ्रेंड्स द आंसर इज बी, द आंसर इज बी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पेटाफ्लॉप। दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे गाइस, जो कि यूज किया जाता है, एक यूनिट है टू मेजर द स्पीड ऑफ अ सुपर कंप्यूटर। तो ये पूछता है कि पेटाफ्लॉप्स न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है उसकी, 10 to the पावर हाउ मच इज अ पेटाफ्लॉप। देखिए पेटाफ्लॉप से कम होता है टेराफ्लॉप, और पेटाफ्लॉप से ज्यादा होता है एक्साफ्लॉप। तो टेराफ्लॉप होता है 10 to the पावर 12 और एक्साफ्लॉप होता है 10 to the पावर 18 और पेटाफ्लॉप होता है 10 to the पावर 15। इसके बीच में 3 का डिफरेंस है, तो आंसर इसका सी है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, काफी डिटेल्ड क्वेश्चन है दोस्तों, एंड दिस इज बेसिकली योर आंसर। तो यार आपने देख ही लिया कि आरबीआई के क्वेश्चंस कितने लंबे हैं, डिफिकल्ट हैं, यू रिक्वायर टू मच ऑफ प्रैक्टिस, और इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस बुक में, क्योंकि यहां पर आपको पीवाईक्यूज की तो कंप्लीट कवरेज मिलेगी ही, पर साथ में बहुत सारे मॉक क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं। सो पहला क्वेश्चन आता है ये, सीबीडीसी। सीबीडीसी इज व्हाट गाइस? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। काफी ज्यादा न्यूज में थी लास्ट ईयर, आपको पता है। तो देखो दोबारा ऐसे टाइप क्वेश्चन है, आपको 5 लाइंस एटलीस्ट पढ़नी है। और लास्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द लॉन्च ऑफ सीबीडीसी। तो बेसिकली सीबीडीसी को लॉन्च कब किया गया? देखिए ऑफ कोर्स आपको पता है
कि 2022 में ऐसी कोई खबर नहीं थी, तो आप एटलीस्ट 3 ऑप्शंस को यहां से हटा सकते हैं। सॉरी, माय मिस्टेक, इसको मिटाना पड़ेगा। अर्ली 2020 उसमें कोई खबर नहीं थी इस टाइप की, तो आप यहां से डेफिनेटली गाइस हटा सकते हैं, ठीक है। कुछ तो पूरा सेगमेंट देखो, बड़ा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि डेट्स बहुत पास हैं और क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही पूछा हुआ है। ये कहता है कि पायलट प्रोजेक्ट पूरा लॉन्च किया गया था, होल सेगमेंट वाज लॉन्च्ड 1 नवंबर, सिर्फ रिटेल सेगमेंट वाज लॉन्च्ड ऑन 1 नवंबर। यार आरबीआई के मैसेज आए आपके फोन पर, आपको भी आए होंगे कुछ मैसेजेस जहां पर आरबीआई ने सीबीडीसी को यूज करने के लिए लोगों को इनकरेज किया था। आंसर इसका बी है बाय द वे, और पीआईबी की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, इट वाज लॉन्च्ड, फुल launched on 1st November 2022. Wholesale and retail segment both were launched, as you can see. ठीक है, next. Foreign Trade Policy 2023 is a policy document, एक policy document रिलीज किया था Foreign Trade Policy, Ministry of Commerce ने। तो which of the following are the pillars of India's Foreign Trade Policy 2023? तो पहली चीज तो आपको ये बात याद रखनी है कि इट वाज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड दिस अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। अब गाइस क्या क्या पिलर्स हैं, तो देखो ये आया था कि पिलर्स थे इंसेंटिव टू रिमिशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एक्सपोर्ट प्रमोशन इनिशिएटिव, ये सारे पिलर्स थे। अगर आप लॉजिकली भी सोचें गाइस, इफ यू थिंक लॉजिकली एज वेल, ये ऑफ कोर्स होना चाहिए, ईज ऑफ डूइंग होना चाहिए, इमर्जिंग एरियाज में इन्वेस्टमेंट जरूरी होनी चाहिए, एक्सपोर्ट को प्रमोट नहीं होगा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में तो क्या होगा, तो ये भी होना ही चाहिए। सो आई थिंक ऑल ऑफ देम शुड बी द आंसर, तो आंसर इसका बेसिकली होना चाहिए सी, एंड एज यू कैन सी, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फाइन, सो काफी आसान ये क्वेश्चन था, बस आपको प्रॉपरली इसके बारे में पढ़ना था, इकोनॉमिक न्यूज को अच्छे से एनालाइज करके पढ़ना था। नेक्स्ट न्यूज के ऊपर आएंगे, क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। मेजर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कंटिन्यू टू एक्सपैंड, ये पूरी कहानी यहां पर लिखी हुई है। लास्ट लाइन पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग scheduled commercial bank has the highest increase in the number of branches in the financial year of 2022 and 23? आरबीआई की रिपोर्ट आती है, उसके अंदर ये डेटा होता है पूरा दिया हुआ, और इसी रिपोर्ट को, आरबीआई की सभी रिपोर्ट्स को मेरे प्यारे बच्चों हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं कंसाइज्ड और डिटेल फॉर्मेट में, सो दैट आपका टाइम बचे, आप अच्छे से तैयारी कर सके इन आर बैच। तो उस बैच को ज्वाइन करने के लिए डू यूज द कोड RT Live। तो गाइस बेसिकली द आंसर इज बंधन बैंक। आपको पता है कि बंधन बैंक का आपने बहुत ज्यादा मार्केटिंग देखी होगी, फोन आता है बंधन बैंक से लोगों को, प्लस आपने मार्केट्स में ये ब्रांचेस इसकी काफी ज्यादा देखी होंगी, मैंने काफी देखी है इवन, ठीक है, यूपी में, हरियाणा में बंधन बैंक ने काफी ज्यादा। दोस्तों यहां पर आंसर इज टी। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए 2016 में एक बहुत बड़ा चेंज आया और आरबीआई की मैंडेट जो है वो कर दी गई टू कंट्रोल दी इन्फ्लेशन। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी सेट करती है भारत की, बट उसका मेन गोल कर दिया गया मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के बाद से टू कंट्रोल दी इन्फ्लेशन। तो एक क्वेश्चन यही पूछता है कि इस पॉलिसी के तहत इन्फ्लेशन रेट क्रॉसेस जब करता है ऑफ लिमिट ऑफ कितना, फॉर कितने क्वार्टर्स, तब उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को, आरबीआई को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। देखिए इन्फ्लेशन रेट रखा गया था 4% ±2, यानी कि 2% लोअर लिमिट एंड 6% अपर लिमिट। 6% कितने दिनों के लिए? दिस 6% इज फॉर 3 क्वार्टर्स। अगर 3 क्वार्टर से ज्यादा 6% इन्फ्लेशन होती है तो आरबीआई हैज टू इन्फॉर्म दी सेंट्रल गवर्नमेंट। आरबीआई को सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करने की आवश्यकता है, यह बात याद रखिएगा। आंसर इसका होना चाहिए बी। ये भी आसान क्वेश्चन था यार, स्टैटिक क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आपने पॉलिसी के बारे में पढ़ा होगा, यू शुड नो दिस थिंग। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वगैरह के बारे में भी आपको ऑफ कोर्स ज्ञान यहां पर होगा, हेडेड बाय गवर्नर ऑफ आरबीआई। बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT की, ठीक है। और उसने बताया कि जो PLI, आपको पता है एक स्कीम थी PLI, जिसके तहत गवर्नमेंट प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती थी। तो 14 सेक्टर्स थे लास्ट ईयर, उसमें से सिर्फ 8 प्रॉफिटेबल थे जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, और 6 सेक्टर्स ऐसे थे जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया।
देखो कितना माइक्रो क्वेश्चन है यार। इस क्वेश्चन को कहां से पढ़ोगे? यू नीड डेटा, यू नीड गाइडेंस टू डू सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस यार। नहीं तो कैसे कर पाओगे यार? रिपोर्ट्स के बिना कैसे कर पाओगे? मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट आती है उसके बिना कैसे कर पाओगे? और अब हर मिनिस्ट्री की जाकर रिपोर्ट तो पढ़ नहीं पाओगे। तो यू नीड व्हाट गाइस, सम पर्सन टू वर्क फॉर यू and to create concise notes which contains all the information, and that is what we are doing in our paid batch. We are providing you each and everything. Classes भी देंगे इन चीजों की आपको, ठीक है? So it's quite important. Which is not amongst the 6 non-performing sector. यार आप मुझे बताओ, कोविड टाइम पर 3-4 सेक्टर्स तो ऊपर गए हैं, जिसमें से टेलीकम्युनिकेशन इज वन ऑफ द सेक्टर। स्टील नीचे गया है, डिमांड कम हुई है। टेक्सटाइल नीचे गया है, डिमांड कम हुई है। वाइट गुड्स की डिमांड कम हुई है। बैटरीज की बिकॉज ऑफ लो सेल ऑफ ऑटोमोबाइल, ये भी। सो आंसर इज ए, टेलीकम्युनिकेशन इज अ गुड परफॉर्मिंग सेक्टर। और यहां यही पूछा है, इट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग्स्ट द 6 नॉन परफॉर्मिंग सेक्टर। सो इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। अब ये एक और क्वेश्चन आ गया, इसको पढ़ने में ही 10 मिनट लग जाए किसी किसी बच्चे को। ये क्वेश्चन देखो, आरबीआई के क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के आ जाते हैं पेपर से, पेपर की स्टेटमेंट छाप देगा पूरी। वो पूरी कहानी फटाफट पढ़ लो, पढ़ सकते हो, नहीं तो लास्ट लाइन पढ़ लो। देखो लास्ट लाइन इज द क्वेश्चन, द टू मेन ग्रुपिंग वी हैव इन द इंडो पैसिफिक रीजन आर ASEAN, दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एंड BIMSTEC, यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टीलेटरल सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। Which of the following countries are common members of these two regional blocks? ये सारी साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं, और क्वेश्चन कहता है कि दोनों का मेंबर कौन है। देखो म्यांमार सार्क उसका BIMSTEC का मेंबर डेफिनेटली है, इंडिया का पड़ोसी है। देखो BIMSTEC इज लेड बाय इंडिया, ASEAN इज लेड बाय सिंगापुर एंड इंडोनेशिया एंड मलेशिया, और म्यांमार ASEAN का मेंबर भी है। ये बात फॉर श्योर आपको पता लग जाएगी when you look at this. तो 3 तो पक्का है, तो जहां 3 नहीं है आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। अब या तो 2-3 है, देखो, या तो 1-3 है, देखो, या तो 3-4 है। क्या लगता है आपको इसमें? थाईलैंड यार BIMSTEC का मेंबर है क्या, बताओ मुझे। तो यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया माइंड मैप है जहां पर सभी एशिया की मेजर मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो, दिस इज BIMSTEC, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इंडिया एंड बर्मा एंड लाओस। ये देख सकते हैं, और ये ASEAN है। तो ASEAN और उसमें से 2 कंट्रीज हैं, ये आपको दिख रही हैं, कौन कौन सी 2 कंट्रीज हैं। फाइन, सो गाइस द आंसर इज सी, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। The goal and vision of RBI are categorized in the Payment Vision 2025 document in 5 anchor goal posts. तो यहां पर अगर आपने RBI की रिपोर्ट नहीं पढ़ी भैया तो गए आप। तो RBI ने ये स्टेटमेंट दी थी पेमेंट विजन 2025 की, जो मेन स्टेटमेंट है, ई पेमेंट्स फॉर एवरी टाइम, एवरी डे, एवरी ईयर, या फिर एवरीवन। भैया ई पेमेंट फॉर एवरीवन, ये तो लॉजिकल क्वेश्चन है। एवरीवेयर एंड एवरीवेयर आ गया, एवरीवन आ गया, तो एवरीवन हटा दो यहां से। एवरीवेयर एंड एवरीडे नहीं हो सकता, एवरी टाइम। आंसर इज ए, आंसर इज ए। आसान क्वेश्चन था यार, वेरी इजी। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहां पर आता है, बड़ा ही सिंपल लग रहा है मुझे। ये बात करता है AUM की। पहले आप ये समझिए व्हाट इज AUM। AUM इज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, यानी कि एक कंपनी में, एक कंपनी होती है, उसके कुछ एसेट्स होते हैं, वो एसेट्स अगर उसके अंडर है, तो ये बात करता है कि which of the following companies have highest AUM, जिसमें से ये उसके AUM का डिवीजन है। तो देखो हाईएस्ट AUM LIC के पास है, और वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्टेड है।
सबसे ज्यादा। तो LIC के पास बहुत पैसा है यार, क्वाइट अ लॉट ऑफ मनी। इंश्योरेंस कंपनी का फायदा ही यही है कि यू गेट लॉन्ग टर्म फाइनेंस। यस और नो? तो आंसर इसका LIC आप देख सकते हैं, और यहां पर ये बात क्लियरली लिखी हुई है, द टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट बाय LIC आर ओवर 41.66 लाख करोड़। देखो, और वो गवर्नमेंट के मेजॉरिटी दे आर इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दे आर इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो चलिए फर्स्ट पर आते हैं, द क्लियरिंग कोऑपरेशन। अगेन 4 लाइंस का क्वेश्चन है, पर सिर्फ और सिर्फ लास्ट लाइन पढ़ेंगे तो आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय सेबी। फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन। बेसिकली क्लियरिंग कोऑपरेशंस इंटरमीडियरीज होती हैं जो ट्रेड सेटलमेंट करती हैं, और सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 4 इंटरमीडियरीज को, इन क्लियरिंग हाउसेस को रिकॉग्नाइज करता है। तो नीचे 5 दिए हुए, इनमें से किसको नहीं करता? इंडियन क्लियरिंग कोऑपरेशन लिमिटेड, ऑफ कोर्स इट लुक्स लाइक अ गवर्नमेंट एंटिटी, करता है। मेट्रोपॉलिटन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अगेन इट लुक्स लाइक अ सिटी, this government body. Multi commodity exchange clearing cooperation, yes. National commodity clearing limited, of course. And lastly, Kotak clearing cooperation limited, of course this is not the case. So answer will be E. मैं आपको दिखा देता हूं, सेबी की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो you will get this thing, list of clearing cooperations that is, my dear friends, recognized by SEBI। 5 हो गई हैं वैसे, आप देख सकते हैं आप। There is AMC Repo Clearing Limited as well, याद रखिएगा। Fine, that is not mentioned in that. Next, again दोस्तों पूरा ऐसे लिखा हुआ है, और ये पूरा ऐसे करोगे उसके बाद जाकर एक क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। स्मार्ट सिटी मिशन के ऊपर ये ऐसे बात करता है, जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 25 जून 2015 को लॉन्च किया था। 100 सिटीज इनिशियली इसमें सेलेक्ट की गई थी, और उसके बाद इन सिटीज में इनको स्मार्ट सिटी बनाने की बात की गई थी। तो क्या जो आपकी स्मार्ट सिटी मिशन है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, जहां पर गवर्नमेंट डायरेक्ट सपोर्ट 48,000 करोड़ का देगी? बिल्कुल देगी जी, 5 साल के लिए। इस डायरेक्ट सपोर्ट के अलावा देयर विल बी एडिशनल फाइनेंसेस, जो फाइनेंस कमीशन की ग्रांट में होगा और दूसरे फाइनेंस मैकेनिज्म से होगा, ये बिल्कुल ठीक बात है। और कुछ स्मार्ट सिटीज विल बी डाटा स्मार्ट सिटीज, जहां पर डेटा को अर्बन जो डेटा है एक सिटी का, उसको यूज किया जाएगा टू सॉल्व अर्बन चैलेंजेस। ये भी सही बात है, हेंस द आंसर इज ई। आंसर इज ई, ऑल 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट पे आएंगे क्वेश्चन पर, WAMIH, व्हाट इज स्वामी स्कीम? बताइए, व्हाट इज द स्कीम? करिए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बात करता है कि जो ये स्कीम है, ये जो हु इज द चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ऑफ स्वामी फंड? देखिए, लो इनकम मिडिल इनकम हाउसेस को क्रिएट करने के लिए स्कीम, इस फंड को बनाया गया है। बेसिकली इसकी फुल फॉर्म है स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। और इस स्कीम के तहत आप देख सकते हैं जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स हैं या फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एवरीथिंग विल बी डन। तो क्लियरली यहां पर आप देख सकते हैं, इरफान काजी वाज मेड द आंसर इज सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूरा अगेन ऐसे है, फर्स्ट सिर्फ आप 3 लाइन पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों, इन्वेस्टर्स के अमंग डिसीजन मेकिंग को ठीक करने के लिए, अच्छा करने के लिए जो सेबी है वो बात करती है कुछ बॉन्ड्स की। कुछ टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, दैट इज देयर। वो किस टाइप के बॉन्ड्स होते हैं? मसाला बॉन्ड नहीं, मुनी बॉन्ड नहीं, एजेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड नहीं। आंसर इज ट्रांजिशन। ऑफ कोर्स, जब 2 स्टेक होल्डर है उनके बीच में ट्रांजैक्शंस होती हैं, ट्रांजिशंस, तो आंसर इज गाइस बी, ट्रांजिशन बॉन्ड्स। आंसर क्या है इसका? आंसर बी है, आपको याद रखना है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम, और ये क्वेश्चन डायरेक्टली इकोनॉमिक सर्वे से आया है दोस्तों। देखिए, आरबीआई के ग्रेड 1 जो एग्जाम है, फेज 1 एग्जाम जो है, इस एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है कि आप इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से कवर करें, पूरा वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 बोथ। आरबीआई की सभी रिपोर्ट्स को अच्छे से
आप फॉलो करें, प्लस सेबी से जो रिलेटेड न्यूज़ हैं उससे कवर करें, प्लस बजट डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़ें, और जो भी रिपोर्ट्स निकालती है मिनफिन उसको अच्छे से करें। अब यार इतनी सारी अनकंसोलिडेटेड चीज़ें हैं, इनको कैसे आप करोगे? इसके लिए हम हमारे पेड बैच में आपको क्या देने वाले हैं? वी आर गोइंग टू गिव यू कंसाइज नोट्स ऑफ ऑल दीज रिपोर्ट्स, कंसाइज एंड डिटेल्ड बोथ, नथिंग विल बी मिस्ड, विद एमसीक्यूज। फाइन। सो इसीलिए मैं कह रहा हूं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गेटिंग माई पॉइंट? तो यूज माई कोड RT Live गाइस इफ यू वांट टू एनरोल इन द कोर्स। तो क्वेश्चन बोलता है कि इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से जो लास्ट ईयर आया था उसमें एवरेज मंथली नेट सब्सक्रिप्शन इंक्रीज हुआ था फ्रॉम 61.9 थाउजेंड जो कि 2021 में था, टू कितना इंक्रीज हुआ? अब यार एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम कुछ ऐसी स्कीम तो है नहीं कि लोग धड़ल्ले से उसमें जाकर पैसा डाल देंगे, नहीं। देयर विल बी स्मॉल लिटिल इंक्रीमेंट्स, है ना? तो देयर इज अ इंक्रीज 61.9 से इट इज 63.2। अब इतना देखो, ये तो हो ही नहीं सकता, वो कह रहा है खुद की इंक्रीज हुआ है, तो इट कैन नॉट डिक्रीज। 61.9 है और ऐसे कह रहा है इट हैज इंक्रीज्ड। हाउ मच हैज इंक्रीज्ड? 71 हुआ है क्या? बट दिस विल बी वेरी ड्रास्टिक, 89 विल बी वेरी ड्रास्टिक इंक्रीज। ठीक है, तो इट इज 63.2 थाउजेंड सब्सक्राइबर्स ऑफ एनपीएस जो बड़े हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स की। देखिए डीसिप्स के बारे में आपको पता होगा, डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, जैसे एसबीआई है, लाइक दैट। इसी प्रकार से गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स की भी एक लिस्ट IRDAI ने रिलीज करी थी मार्च 2023 में। देखिए ये एग्जाम हुआ है जुलाई में, और अप्रैल मई जून तक की न्यूज इसमें आई है। तो ये ऐसा एग्जाम है दोस्तों जिसमें आपको करंट अफेयर्स लास्ट तक पढ़ना है, ठीक है, 30 जून तक, और क्लासेस में आपको मिलेगा ये। फाइन। अच्छा, तो यार अगर हम इसकी बात करते हैं यहां पर, तो एज यू कैन सी कौन कौन से इंश्योरेंस कंपनीज हैं इसके अंदर। 4 हैं, वैसे 3 थी पहले, अब 4 हो गई हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसमें ऑफ कोर्स होनी चाहिए, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये भी है, और न्यू इंडिया एश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये भी है। ऑल ऑफ देम आर देयर। आंसर इज A, B एंड C। 3 ही है, सॉरी मैं 4, पहले 2 थी अब 3 हो गई हैं। तो एज यू कैन सी दे आर 3 इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करने वाले हैं ट्रेड्स TREDS, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम। देखिए अगर आप एक MSME चलाते हैं, एक स्टार्टअप चलाते हैं, तो आपका पैसा आना है, आपके पास उस पैसे आने का बिल है, तो आप अपने बिल को बेच सकते हो डिस्काउंटेड प्राइस पर, कम प्राइस पर, एंड इस तरह से फंडिंग जल्दी ले सकते हो, पैसा जल्दी ले सकते हो इफ यू रिक्वायर इट। तो MSME सेक्टर को हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ने ये ट्रेड रिसीवेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम को लॉन्च किया है ऑनलाइन। तो क्वेश्चन पूछता है कि इसके अंदर कितनी पार्टीज इन्वॉल्व हो सकती हैं। वैसे 3 थी पहले, बट दैट वाज चेंज्ड टू 4 रिसेंटली, जस्ट बिफोर द एग्जाम ये न्यूज आई थी। तो उसका आंसर बाय द वे A है, बट यही क्वेश्चन 2 साल पहले आता तो आंसर वुड हैव बीन 3। तो ये न्यूज आ सकती है। देखो, RBI expands the scope of TREDS, includes insurers as participant। तो अब 4 पार्टिसिपेंट्स यहां पर हो सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इंक्लूडिंग द इंश्योरर्स, एंड insurer is a 4th participant as you can see in this scheme। यानी कि अगर आपने एक बिल दिया, फॉर एग्जांपल आप एक छोटी सी कंपनी है, ठीक है, आपका एक प्रोडक्ट है, आप फॉर एग्जांपल ये बैग्स बनाते हो, ये बैग बहुत सुंदर है, आपने 1000 बैग्स बनाने का ऑर्डर ले लिया है और बैग्स को ट्रांसपोर्ट कर दिया है। आपका जो पैसा है वो 1 महीने बाद आना है, बट आपको अभी फंडिंग की जरूरत है। तो आपके पास इस ट्रांसपोर्टेशन का कुछ ना कुछ बिल होगा, या फिर जो पैसा आने वाला है उसका कुछ ना कुछ तो होगा, है ना, यू वुड हैव समथिंग, तो यू कैन सेल दैट थिंग टू गेट मनी अर्लियर। तो अगर आपका 100 करोड़ आना था, तो आपने बोला भाई ठीक है यार, मेरे को पैसा भी चाहिए, तो आप ये बिल ले लो और वो 100 करोड़ आप रख लेना, बट आप मुझे अभी 90 करोड़ दे दो। तो आपने 10% डिस्काउंटिंग कर दी। फाइन। तो इसके अंदर एक तो 2 पार्टीज इन्वॉल्व है, ऑफ कोर्स, साथ में इंश्योरर्स इन्वॉल्व होंगे इसमें, क्योंकि अगर पैसा नहीं आया सो
insurers has to be involved, so that will be the fourth party. Please understand that. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर 4 हो जाता है। बात करते हैं PIDF स्कीम की, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है बेसिकली, माय डियर फ्रेंड्स। और ये स्कीम बात करती है फाइनेंशियल सपोर्ट और ग्रांट्स की, इसको NBFCs को और बैंक्स को। RBI फाइनेंशियल सपोर्ट और ग्रांट दे रही है बैंक को और NBFCs को टू इंस्टॉल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो बैंक्स, जो NBFCs डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहती हैं, उनको ग्रांट दी जा सकती है। तो PIDF scheme is governed by an ex officio advisory council. Of course, there will be a advisory council. ये RBI की नॉर्मल स्कीम है, प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा आपको हर एक स्कीम के बारे में। The tenure of PIDF scheme is 3 years. जी हाँ, 3 साल तक ये स्कीम चलेगी, 2024 तक खत्म हो जाएगी उसके बाद। और यहाँ पर 10-20-30 रूल है, यानी कि 10 लाख फिजिकल एक्सेप्टेंस डिवाइसेस अगर आप लगाते हो, 20 लाख डिजिटल पेमेंट डिवाइसेस और 30 लाख टच पॉइंट्स, 10-20-30, तो आपको ये ग्रांट मिल सकती है RBI से। तीनों ही स्टेटमेंट ठीक हैं, तो आंसर इसका ए होना चाहिए। द आंसर इज ए। गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट, क्लाइमेट क्लॉक। दोस्तों, ये क्लाइमेट क्लॉक है जो एक सिटी के अंदर लगाई गई है। और देखिए, आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एंड हमारी कोशिश ये है कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1900 से 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हमें क्लाइमेट चेंज होने नहीं देना है। तो ये क्लाइमेट क्लॉक लगी है जो ये बता रही है कि कितने सालों के अंदर जो टेम्परेचर है, अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर है, इट विल इंक्रीज बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस, एंड हेंस वी हैव टू टेक स्टेप्स टू रिड्यूस इट। ठीक है, तो ये क्लाइमेट क्लॉक कौन सी सिटी के अंदर है, बताइए? इट इज इन न्यूयॉर्क। ये न्यूयॉर्क में लगी है दोस्तों, इन न्यूयॉर्क, ये बात याद रखना, इंपॉर्टेंट है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज DRS टेक्नोलॉजी? इट इज व्हाट? DRS वर्ल्ड कप यार अभी हुआ है, यू शुड नो, इट इज डिसीजन रिव्यू सिस्टम। आया ना? टेस्ट मैच में आपके पास 3 होते हैं, वनडे में और T20 में 2-2 होते हैं पर टीम, आप ले सकते हैं। और इसके अंदर एक चेंज ये हुआ है कि अगर LBW के केस में इट्स एम्पायर्स कॉल, तो आपका डिसीजन रिटेन रहता है, आपका DRS रिटेन रहता है। फाइन। नेक्स्ट दोस्तों, बात करने वाले हैं हम लोग, ये क्वेश्चन हो चुका है, हाँ, दैट्स इट। तो गाइस, दिस इज व्हाट इट इज फ्रॉम माय साइड टुडे। और आपने देखा आज की क्लास में कि क्वेश्चंस किस लेवल के आ रहे हैं। आप सिंपली मंथली मैगजीन्स पढ़कर जाओगे, क्या होगा? आगे बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों, क्वेश्चन बात करता है, US इज सेट टू ज्वाइन आफ्टर अ 4-year एब्सेंस। क्या? देखिए, RBI के जो क्वेश्चंस हैं खास रूप से जियो पॉलिटिक्स के, या मे बी पॉलिटी के, या मे बी इकोनॉमी के, या मे बी फाइनेंस के, ये सभी क्वेश्चंस बड़े डिस्क्रिप्टिव होते हैं, यानी कि आपको 4 से 5-6 लाइन पढ़नी पड़ती हैं, फिर आपको आंसर मिलता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, the US is set to join dash after 4 years of absence from the global body that the country abandoned during the Donald Trump presidency. या दोस्तों, सभी को पता है, it was UNESCO. It was none other than UNESCO. It was none other than UNESCO. तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। माफ कीजिएगा दोस्तों। हाँ, अच्छा, तो इसका आंसर यहां पर सी हो जाता है। रियली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, वाइब्रेशंस, रियली सॉरी फॉर दैट। अच्छा, तो इसके पीछे एक बैकग्राउंड है, आपको पता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्होंने यूनेस्को से एग्जिट ले लिया था। उन्होंने बोला था कि यूनेस्को हैज अ एंटी इजराइली बायस एंड हेंस वी आर गोइंग। लेकिन गाइस, उसके बाद यूनेस्को को चाइना डोमिनेट करने लग गया, एंड टू स्टॉप द डोमिनेशन ऑफ चाइना अगेन US has joined back the UNESCO, making it the 193rd member of the organization. तो ये आप देख सकते हैं, न्यूज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है?
देखिए लास्ट ईयर ये एग्जामिनेशन कब हुआ था? ये एग्जामिनेशन हुआ था जुलाई में, और आप क्वेश्चन को देखिए, द न्यूज वॉज देयर इन जून। सो लेटेस्ट करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आ रहे हैं। सो आपको जब एग्जाम है आपका, उससे 15 दिन से पहले तक के करंट अफेयर्स को कवर करना है। एज यू कैन सी गाइस, क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये देखना कि किस डेट की ये न्यूज है, एंड उसको कनेक्ट करना, दैट व्हाट वाज आस्क्ड एंड व्हाई इट वाज आस्क्ड। ये बात देख रहे हैं आप? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल वन लाइनर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेट्स इट्स फाउंडेशन डे ऑन 1st of July? देखिए, एक ऐसा क्वेश्चन है जो बड़ा ही एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। शायद 80 में से आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस इन जीएस 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सिर्फ वन लाइनर हैं, और वन लाइनर भी ऐसा है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आंसर। दोस्तों, इट इज बेसिकली द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप देख सकते हैं, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1st July 1949। कब इसको एस्टैब्लिश किया गया? 1st July 1949 को एस्टैब्लिश किया गया, एंड हेंस इस दिन इसका फाउंडेशन डे मनाया जाता है। तो इट इज ICAI। प्लीज ये बात आपको याद रखनी है। और यार, ये सभी मेजर ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और रिसेंटली उनके फाउंडेशन डेज अगर कुछ हुए हैं, इन ऑर्गेनाइजेशंस ने कोई मीटिंग कंडक्ट करवाई है रिसेंट टाइम्स में, या फिर कोई रिपोर्ट पब्लिश करी है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और इस एग्जामिनेशन में आप सब न्यूज में से ये चीज एक्सट्रैक्ट करने बैठेंगे तो आपके महीनों हफ्तों खराब हो जाएंगे। एंड गाइज, इसीलिए हम लोग आपको इस पेड बैच में एक प्रॉपर पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, जिस पीडीएफ के अंदर सारा करंट अफेयर्स जो होगा वो कंपाइल्ड होगा, और आपको सभी मेजर ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग्स, फाउंडेशन डेज, उनके रिपोर्ट्स एक्सेट्रा के बारे में एक ही जगह पर मिल जाएगा। एंड दैट इज व्हाट यू आर गेटिंग इन दिस क्वालिटी बैच। गेटिंग माय पॉइंट? तो यार, ये चीज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज रिमेंबर दिस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही लंबा है, आप देख सकते हैं नीचे कट भी रहा है। इट इज सो लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन बात करता है, पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में, और उसके बारे में एक पूरा छोटा ऐसे यहां पर लिखा हुआ है। और क्वेश्चन कहता है कि जो नीचे स्टेटमेंट्स दी हुई हैं उसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो अगर आप 5 स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं तो आपको एक क्लियर बात समझ में आती है कि सभी स्टेटमेंट करेक्ट हैं, और आरबीआई की वेबसाइट में दिया हुआ है भाई, एक्सेप्ट वन स्टेटमेंट। देखिए, एवरी स्टेटमेंट इज गिवन हेयर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। तो दोस्तों, आपको आरबीआई द्वारा लॉन्च्ड सभी स्कीम्स के बारे में भी पढ़ने की आवश्यकता है, और उनकी निटिग्रिटीज के बारे में जानने की भी बहुत ही ज्यादा नीड है। तो आप किसी भी आरबीआई की स्कीम को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम को, एग्रीकल्चर की स्कीम्स को स्किप नहीं कर सकते। और अगेन गाइज, कंपाइलेशन आपको मिलेगी पेड बैच में। तो यार, इसका जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है, वो बेसिकली आंसर डी है, यानी कि जो डी स्टेटमेंट है वो गलत है। बिकॉज यहां पर अगर आप देखें तो इंटरेस्ट रेट है इसका कितना, 2.5%, और स्टेटमेंट में लिखा हुआ है 5.5%, एंड एवरीथिंग इज करेक्ट इसके अलावा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अगेन इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना बहुत जरूरी क्यों है, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन को रीड करने के बाद पता चल जाएगा। पूरी कहानी है 5 लाइंस की, लेकिन आप लास्ट लाइन पढ़ते हैं। द एफडीआई इक्विटी इनफ्लोज वर 58 बिलियन in 2021-2022, which are the top 3 source countries of FDI in India? इंडिया में एफडीआई सबसे ज्यादा कहां से आती है? देखिए, सबसे ज्यादा एफडीआई ऑफ कोर्स आपको पता है इंडिया की इंडिया से आती है, बट ऑफ कोर्स डायरेक्टली नहीं आती। इंडियंस जो ब्लैक मनी है उसको टैक्स हेवंस में इन्वेस्ट करते हैं, और उन टैक्स हेवन से वापस उनको एफडीआई के रूप में लेकर आते हैं। और उसके लिए दोस्तों आपको पता है, मॉरिशियस and Singapore are 2 great places. Yes or no? So the answer is basically 1 Singapore, Mauritius and the USA. The answer is 1, that is A. Fine. So ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अगर आपने अच्छे से इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होता तो दिस क्वेश्चन वुड हैव बीन डन एक्यूरेटली। और इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये इंपैरेटिव है कि जो इस साल
इकोनॉमिक सर्वे आएगा वो आप अच्छे से पढ़ें। प्लस यार इस साल 2 बजट्स आएंगे एग्जामिनेशन से पहले। जो पहला बजट है वो बस अनाउंस हो जाएगा 1 महीने के अंदर, दैट विल बी दी इंटर्म बजट, जो आपको पढ़ने की जरूरत है। प्लस गाइज जब गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी नहीं, उसके बाद जो न्यू गवर्नमेंट है वो अपना बजट लेके आएगी, पेश करेगी। आई थिंक वो जून में हो जाएगा एंड आपका एग्जाम जुलाई में है। तो आई थिंक आपको 2 बार बजट को भी रीड करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं दोनों के अच्छे एनालाइज्ड डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ्स हम आपको पेड लेक्चर में प्रोवाइड कर देंगे। कोई और कहीं और कुछ और पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों फसाई का स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, जिसमें वो बेसिकली मेजर करती है कि हर एक स्टेट में क्या पैरामीटर्स हैं फूड सेफ्टी को लेकर। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, सर्वेलेंस कैसा है, ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे हैं, जो वर्कफोर्स है उसकी ट्रेनिंग कैसी है। तो क्वेश्चन बात करता है कि टॉप स्टेट कौन सी थी, टॉप 3 स्टेट्स इस सर्वे में। द टॉप स्टेट वाज केरला followed by Punjab and hence guys the answer is number 4. The answer is number 4 आप यहां पर देख सकते हैं। ये आप देख लीजिए। अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो जम्मू कश्मीर वॉज नंबर 1, दिल्ली वॉज नंबर 2, चंडीगढ़ वॉज नंबर 3। लार्ज स्टेट्स की बात करते हैं तो केरला वॉज नंबर 1 फॉलोड बाय पंजाब एंड फॉलोड बाय तमिलनाडु। ऑल दो स्मॉल स्टेट्स में गोवा टॉप पर थी, देन मणिपुर एंड देन सिक्किम। ये स्मॉल एंड लार्ज स्टेट्स जो हैं, ये जो कैटेगरी है ये इट डिपेंड्स अपॉन पॉपुलेशन। यस, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ज्योति गुप्ता। जी हाँ, ज्योतिया गुप्ता एक साइंटिस्ट थी जिनको रिसेंटली एक प्राइज मिला है, और वो प्राइज का नाम क्या है पूछता है। दोस्तों जो प्राइज है इसको डच नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। इसको डच नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। What is the name of the prize that is known as Dutch Nobel Prize और इंडियन को मिला है। तो देखिए यहां पर आपको सभी अवार्ड्स की जरूरत है, सभी अवार्ड्स को पढ़ने इंपॉर्टेंट है। खास रूप से वो अवार्ड्स जो इंडियंस को मिलते हैं या इंडियन ओरिजिन के लोगों को मिलते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इट इज बेसिकली स्पिनोजा प्राइज। आंसर इज ए, स्पिनोजा प्राइज। आंसर इज ए, क्वाइट इंपॉर्टेंट आंसर। तो आप देख सकते हैं शी इज ज्योति गुप्ता। नेक्स्ट गाइस बात करने वाले हैं हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। आप पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे से, देखिए पूरी कहानी यहां पर दे रखी है। और क्वेश्चन बात करता है यूपीएसआई की, यानी कि अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। सेबी द्वारा जो भी गाइडलाइंस दोस्तों पब्लिश की गई हैं, सेबी द्वारा जो भी रिपोर्ट्स पब्लिश करी गई हैं, उन सबको भी पढ़ना आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो सेबी ने रिसेंटली यूपीएसआई यानी कि अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए थे। ये यूपीएसआई है क्या, ये समझ लें पहले। दोस्तों जब आप शेयर मार्केटिंग देखते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, इक्विटी खरीदते हैं मार्केट में, तो बहुत बार ये होता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग होती है। यानी कि लोगों को पहले से पता होता है कि किसी शेयर का प्राइस किस तरह से ऊपर या नीचे जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन उस कंपनी के बारे में पहले से आपको उसके डेटा पता है, उसकी शीट आपके पास है, फाइनेंशियल शीट्स। तो उसको हम कहते हैं प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो उसको लेकर एक क्वेश्चन यहां पर आया है, और इसीलिए दोस्तों आरबीआई के एग्जामिनेशन में ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि आप सभी रेगुलेटरी एजेंसीज जो हैं फाइनेंशियल, उनके ऊपर भी फोकस करें, उनके भी देखें। तो गाइज इसका आंसर बेसिकली सी है। सी है इसका आंसर। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर राइट, सबके बारे में है, ट्वीक किया हुआ है। बात करते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक रेजिडेक्स की। ये एक इंडेक्स है जो नेशनल हाउसिंग बैंक ने निकाला है, और ये बात करता है दोस्तों किसकी, ये बात करता है कि हाउसिंग प्राइस किस तरह से चेंज हुआ है रिसेंट टाइम्स में। और एक क्वेश्चन बात करता है, अगर आप लास्ट पढ़ेंगे स्टेटमेंट तो उसमें क्लियरली है, व्हाट इज द लेटेस्ट बेस ईयर फॉर कैलकुलेटिंग द हाउसिंग प्राइस। व्हाट इज द लेटेस्ट बेस ईयर फॉर कैलकुलेटिंग द हाउसिंग प्राइस। तो क्या आप बता सकते हैं कि एनएचबी रेजिडेक्स का व्हाट इज द बेस ईयर क्या है, सोच के बताइए। आर यू एबल टू टेल मी? सोचिए।
गाइस गिव मी अ मिनट, कुछ जो नीचे के ऑप्शंस हैं कुछ बच्चों ने मुझे बताया सर वो कट रहे हैं, तो लेट मी फिक्स दैट वंस। आई थिंक यार नाउ इट इज फिक्स्ड, रियली सॉरी फॉर दिस ट्रबल इन बिटवीन। हाँ, अभी आप देख सकते हैं सारे प्राइजेस यहाँ पर आपको लिखे हुए दिख रहे हैं, ईयर्स सारे के सारे लिखे हुए दिख रहे हैं आपको। आर यू एबल टू सी? यस, नाउ इट इज। सर द वॉइस इज ऑल्सो वेरी लो। वॉइस लो आ रही है अभी भी? आई डोंट थिंक सो कि वॉइस लो होनी चाहिए यार। अच्छा ओके, सो यहां पर आप देखेंगे 2017 एंड 18 इज द बेस ईयर। पहले 2007 जो था वो बेस ईयर था, बट रिसेंटली इन 2023 द बेस ईयर वाज चेंज्ड टू 2017 एंड 2018। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, और ये बात करता है दोस्तों विच, देखो पूरी कहानी लिखी है, इफ यू लुक एट द होल स्टोरी इज रिटन हेयर। पूरी स्टोरी यहां पर लिखी गई है, पूरी स्टोरी आप देख सकते हैं। इतनी लंबी ऐसे अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो ये एग्जाम आपका कभी क्लियर बाय द वे नहीं होगा। इट विल बी वेरी 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 डिफिकल्ट फॉर यू टू डू ऑल द क्वेश्चंस इन ओनली 25 मिनट्स। आपको 25 मिनट्स में ये सारे क्वेश्चंस दोस्तों यहां पर करने हैं। आई होप कि मेरी वॉइस अभी ठीक होगी थोड़ी सी। फाइन, दिस वाज द इशू फेस्ड बाय मेनी पीपल। Sorry guys for the tech issues today that we are facing. हाँ जी, आई थिंक नाउ द वॉल्यूम वुड हैव बीन गुड। ठीक है, अभी ठीक है वॉइस? बताइए। हाँ, तो लास्ट अगर आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं, विच स्टेट्स टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विल नॉट एंड इन जनवरी 2024, यानी कि दोस्तों जनवरी 2024 में कौन सी स्टेट के इलेक्शंस नहीं हैं? राजस्थान का रिसेंट इलेक्शन हुआ है जी, छत्तीसगढ़ में हुआ है, मध्य प्रदेश में इलेक्शंस हुए हैं, और दोस्तों तेलंगाना में भी इलेक्शंस रिसेंटली हुए हैं। इन 3 स्टेट्स में बीजेपी जीती है, तेलंगाना में कांग्रेस जीती है, इंडिया अलायंस जीता है, एंड इट इज नन अदर देन हरियाणा, जिसके इलेक्शंस आई थिंक 3-4 साल बाद होने हैं। तो इसका आंसर हो जाता है डी, क्लियरली स्पीकिंग। ओके, नाउ दोस्तों यहां पर अगेन ये जो क्वेश्चन है अगर आप देखेंगे, इट इज कमिंग फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे। लास्ट में क्वेश्चन पूछता है जो लेटेस्ट सर्वे हुआ है हैज केप्ट द रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 2023 2024 कितनी है? 23-24 में इंडिया कितना ग्रो करेगा, और 24-25 में इंडिया कितना ग्रो करेगा? व्हाट वाज इन द सर्वे? द आंसर इज 6% and 6.4%. तो आंसर इज बेसिकली ए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट यार क्वेश्चन पे आते हैं। आरबीआई एनुअल रिपोर्ट witnessed an improvement reflecting the higher degree of transmission of monetary policy to the lending rate to deposit rates in the rising interest rate cycle. Answer is NIM. What is NIM? Tell me guys. देखिए एनआईएम का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। अगर आप एनआईएम की बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। वी कॉल इट एज, द फुल फॉर्म इज नेट इंटरेस्ट मार्जिन। और दोस्तों जब आप नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करते हैं, इट इज व्हाट? इट इज सिंपली बैंक जो है वो कुछ लोगों को लोन देता है, इट गिव लोन टू पीपल, गिविंग आउट लोन, फाइन, एंड गाइस डिपॉजिट्स लेता है, इट टेक्स ऑन डिपॉजिट्स। यस और नो? तो लोन पे लेट से बैंक इज चार्जिंग 10% इंटरेस्ट रेट,
वही जो डिपॉजिट है उस पे बैंक इज गिविंग लेट्स से 6% इंटरेस्ट रेट, तो उसके बीच में जो डिफरेंस है 4%, दैट इज योर नेट इंटरेस्ट मार्जिन बेसिकली, सिंपली पुट। ठीक है, तो बेसिकली बैंक का प्रॉफिट कितना हो रहा है आफ्टर इट्स लेंडिंग एंड गाइस डिपॉजिट एक्टिविटीज, सो दैट इज योर नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो देखिए, जब भी मॉनेटरी पॉलिसी में बदलाव होता है, अगर रेट्स कम करता है आरबीआई, तो बैंक्स उसको बहुत ही लेथार्जिकली ट्रिकल डाउन करते हैं, यानी कि वो लोन के रेट्स को कम नहीं करते बिकॉज प्रॉफिट होता है कुछ समय के लिए, और डिपॉजिट के रेट को कम कर देते हैं, लेट्स से दे मेक इट 4%। नाउ अब उनका प्रॉफिट कितना हो गया बैंक्स का 6%। तो अगर ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन रेट को आप देखकर ये बता सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी का बेनिफिट लोकल पब्लिक को कितना मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा। सो रीसेंट जो सर्वे हुआ है आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट में था कि जो एनआईएम है दैट हैज इम्प्रूव्ड, यानी कि उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, कम आ गया है वो, एंड हेंस गाइज द बेनिफिट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज बीइंग ट्रांसमिटेड टू द पब्लिक, दैट्स इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यार ये चीज़ समझ में आनी चाहिए आप सभी लोगों को, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आती है बात समझिए, बताएं। ग्रेट, ऑसम, आगे बढ़ते हैं। बड़ा ही क्वेश्चन है, लंबा सा, पढ़ें। बात देखो, क्वेश्चन ये बात करता है डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस की। और आरबीआई ने 2023 में ही ये डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस जो थी वो पब्लिश करी थी, रिलीज की थी। और इनके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। गाइस, ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, अगर आप देखेंगे, लेकिन फिफ्थ स्टेटमेंट गलत है, इसका आंसर सी हो जाता है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं दोस्तों एक और क्वेश्चन के ऊपर, और ये क्वेश्चन बात करता है वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर। तो ये जो फैसिलिटेशन हो रहा है, ये बन रहा है, इसमें कौन कौन सी स्कीम में कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, इसका आंसर दीजिए। जी हाँ, ऑफ कोर्स ग्रीन है तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर रहेगा, कंज्यूमर रहेगा और फूड तो रहेगा। तो 1, 3 एंड 5 इज द आंसर, आंसर इज ई। हेंस आपको सभी स्कीम्स भी अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है, अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं एटलांटिक डिक्लेरेशन की। देखिए, रिसेंटली दो कंट्रीज ने एटलांटिक डिक्लेरेशन साइन करी, और जब हम एटलांटिक डिक्लेरेशन की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स गाइस हमारे दिमाग में यूएस आता है और यूरोप आता है। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि एटलांटिक डिक्लेरेशन कौन सी दो कंट्रीज के बीच में एक नई इनोवेटिव पार्टनरशिप है। और ये पूरी कहानी आप देख सकते हैं, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप फर्स्ट लाइन आप पढ़िए, उसके बाद यू कैन लुक एट दिस थिंग। सो गाइस, द आंसर इज बेसिकली ए, द आंसर इज ए। एटलांटिक डिक्लेरेशन वाज मेड बिटवीन यूएसए एंड यूके, जहां पर ये दोनों ही कंट्रीज आपस में मिलकर डिफेंस, साइंस, हेल्थ, सिक्योरिटी, स्पेस जैसे क्रिटिकल सेक्टर्स में कोलैबोरेट करेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। सो आंसर इज ए। तो देखो, ये क्वेश्चन आपको दिखाता है कि आपको किस तरह से करंट अफेयर्स को प्रिपरेशन में लेकर आना है। सभी डिक्लेरेशंस, फॉर एग्जांपल वॉशिंगटन डिक्लेरेशन अभी रिसेंटली हुई है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यूएस एंड कोरिया, साउथ कोरिया के बीच में द वॉशिंगटन डिक्लेरेशन। सो ऑल दीज थिंग्स, देयर शुड बी अ लिस्ट बिफोर द एग्जाम, उसको आप पढ़ो, सब कुछ दिमाग में चला जाए। तो इस तरह के कॉन्साइज कॉन्क्रीट नोट्स के लिए गाइस, आई एम टेलिंग यू, वी आर गोइंग टू वर्क वेरी हार्ड फॉर यू। ठीक है, और आपको ये सब चीज हम टाइमली प्रोवाइड डेफिनेटली करने वाले हैं हमारे कोर्सेज में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। स्मॉल सेविंग स्कीम की ये बात करता है, एंड स्मॉल सेविंग स्कीम्स के सिग्निफिकेंस इस ऐसे में लिखता है। लेकिन लास्ट लाइन अगर आप पढ़ते हैं, सिर्फ 3 लाइन, तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉल सेविंग स्कीम इज प्रोवाइडिंग हाइएस्ट इंटरेस्ट रेट फॉर क्वार्टर स्टार्टिंग फ्रॉम 1st जुलाई एंड एंडिंग ऑन 30th सितंबर। देखिए, आप सभी को पता है कि पीपीएफ सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन सीनियर सिटीजन्स को एक्स्ट्रा हमेशा से हमें पता है कि इंटरेस्ट रेट मिलता है, एंड आंसर हेंस गाइस इज ए। द आंसर इज here, as you can see, A, that is the senior citizen saving scheme, very important, highest interest rate यहां पर मिलता है। एंड गाइस, ऐसे क्वेश्चंस को
करने के लिए जो इकोनॉमिक न्यूज है उस पर आपको नजर रखने की जरूरत है। लेकिन देखो, मुझे पता है मैनी ऑफ यू पीपल आर फ्रॉम यूपीएससी बैकग्राउंड या फिर यू आर मोस्टली फ्रॉम एसएससी बैंकिंग बैकग्राउंड, एंड ये मुश्किल है कि आप डेली इस तरह की न्यूज़ पर खबर रखें। और जो निटिग्रिटीज है न्यूज़ की, वो यूपीएससी में नहीं पूछी जाती हैं कि भाई कौन सी है, क्या इंटरेस्ट रेट है, ये सब चीज़ें इट इज़ नॉट नेसेसरी इन यूपीएससी टू रेक्टिफाई दीज थिंग्स, बट आरबीआई में चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसलिए आरबीआई की जो डायमेंशंस हैं वो थोड़ी सी अलग है यूपीएससी से, और वो चीज़ दोस्तों हमारे कोर्स के अंदर हम इनकलकेट जरूर करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं बुल मार्केट की। ये पैसेज मैं बोलूंगा, इसको क्वेश्चन नहीं बोलूंगा। तो ये दिस इज अ बुल मार्केट का क्वेश्चन। देखो, अगर आप लास्ट लाइन अगेन पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या पूछता है। रिसेंटली इंडियन स्टॉक मार्केट ऑल्सो विटनेस्ड अ बुल रन। देखिए, जब भी मार्केट बुलिश है, यानी कि जो बुल है वो अपनी सींग ऊपर मारते ना, यूं, ऐसे याद रखो, सींग को यूं ऊपर करती है बुल, है ना। सो इट मींस मार्केट गोइंग अप। बियरिश, जो बियर होता है वो अपने पंजे को नीचे मारता है, तो इट इज गोइंग डाउन लाइक दैट। सो बुल रन, बियरिश, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, बुल मार्केट। सो इंडिया में कौन सी कंपनी के शेयर्स थे दैट हैड अ बुल रन, और पर शेयर उसका प्राइस 1 लाख रुपीज क्रॉस कर गया इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। तो आपको देखो, ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यूपीएससी में स्टॉक्स की न्यूज तो ऑफ कोर्स आपको नहीं पढ़नी, ये बात फॉर श्योर है। कई टाइटन बहुत बढ़िया कर रहा था, अदानीज वर डूइंग गुड, एचडीएफसी वाज डूइंग फाइन, बट इट वाज एमआरएफ दैट हैड अ बुल रन इन लास्ट ईयर। फाइन। सो गाइस द आंसर यहां पर इज ई, एमआरएफ इज द आंसर। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, और ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं अगर आपने यूनियन बजट पढ़ा हो, लेटेस्ट वाला। अच्छा, दिस ईयर इन 2024 दो चीजें होने वाली हैं। पहली चीज, एक इंटर्म बजट आने वाला है, बेसिकली एक बजट आने वाला है, हाफ बजट उसको आजकल मीडिया बोल रहा है, बिकॉज अप्रैल मई में इलेक्शंस हैं, तो इलेक्शन से पहले कोई भी बड़ी अनाउंसमेंट यहां पर नहीं हो सकती है। एंड हेंस गाइज एक बजट आएगा अभी रिसेंटली, और उसके बाद इलेक्शंस के बाद जब नई गवर्नमेंट फॉर्म होगी, आई डोंट नो कौन सी गवर्नमेंट फॉर्म होगी, बट उसके बाद जो मेन बजट है वो आएगा। आई थिंक जून में वो बजट आ जाएगा। तो आपको जनवरी, लेट फरवरी का भी बजट पढ़ना है दोस्तों, फरवरी का भी और जून का भी बजट। तो आपको इस बार दो बजट्स पढ़ने हैं, ये बात याद रखनी है। द फर्स्ट बजट इज ऑफ फरवरी एंड द सेकेंड बजट इज ऑफ जून। ठीक है, तो वी हैव टू बजट्स दिस ईयर because it is a election year, general election year. So please do remember this thing. It is very important, very, very, very important to read both of these budgets in detail, in depth. अगर आप पेड बैचेस में हैं तो आपको ऑफ कोर्स टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑल ऑफ द कंसाइज्ड नोट्स अबाउट बजट विल बी गिवन टू यू, नो प्रॉब्लम्स देयर। बट इफ यू आर गोइंग अलोन इन दिस प्रिपरेशन दोस्तों, तो याद रखिएगा कि आपको दो बजट्स पढ़ने की आवश्यकता है। तो अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2023-24, 50-year इंटरेस्ट फ्री लोन्स इज गिवन टू स्टेट्स फॉर डैश। किसके लिए 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा रहा है स्टेट्स को। देखिए, आप इंटरेस्ट फ्री लोन्स स्टेट्स को क्यों दे रहे हो, उन लोन्स के ऊपर कुछ कंडीशन है, यानी कि जो पैसा आपको उन लोन्स के थ्रू मिल रहा है वो आप एक पर्टिकुलर सेक्टर में ही डाल सकते हो, तभी वो लोन्स इंटरेस्ट फ्री होंगे 50 ईयर्स। और वो है कैपेक्स, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसेट्स क्रिएट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को मोटिवेट करने के लिए टू क्रिएट कैपिटल टू क्रिएट एसेट्स, इट इज प्रोवाइडिंग कैपेक्स। याद रखिएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स मींस, ठीक है। ऑफ कोर्स सब्सिडी के लिए तो गवर्नमेंट यहां पर प्रमोट करेगी नहीं, क्रेडिट गारंटी के लिए करेगी नहीं, ऑफ कोर्स, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट क्या इन्वेस्टमेंट करेंगी यार। तो यार ये लॉजिकली आप इनको हटा सकते हो, और आरबीआई को पता है कि आप लॉजिकली इन तीन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, एंड इसीलिए ए एंड ई जो है दे आर दिस। अभी भी देखो, क्वेश्चन बड़ा आसान है। द टोटल अमाउंट सैंक्शनड हैज बीन इंक्रीज्ड टू रुपीज 1.3 लाख करोड़ फ्रॉम डैश इन द प्रीवियस ईयर। अब यार 50,000 करोड़ से 1.3 लाख करोड़ इज मोर देन 60% जंप। तो इतनी बड़ी जंप यार एकदम से नहीं होती है बजट्स में। सो इट हैज, प्रीवियस वाज 1 लाख करोड़। सो द आंसर इज बेसिकली ए।
गेटिंग माय पॉइंट? ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों है। नेक्स्ट बात करते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, सीएजी जो है दोस्तों इंडिया के, उनको रिसेंटली री इलेक्ट किया गया है एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ डैश फॉर डैश ईयर टर्म। तो वो कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कर रहे हैं बताइए? देखिए लास्ट ईयर आपको पता है कि गिरीश चंद्र मुर्मू जी वॉज सिलेक्टेड एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूएन बॉडी है, जेनीवा में हेडक्वार्टर्ड है। Yes, guys, it was World Health Organization and the period was for 4 years. The answer is C. Fine. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। ये क्वेश्चन टूरिज्म सेक्टर से है। ऑफ कोर्स यू नो क्रूज टूरिज्म हैज सीन एन इमेंस सर्ज इन रिसेंट ईयर्स, पूछता है ये, और ये बात करता है ऑन जून 5 इंडिया हैज इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज वेसल। क्या नाम था उसका? यहां पर नाम आएगा तो नाम देखना क्या है उसका। फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम डैश टू श्रीलंका। आप मुझे खुद बताओ, अगर आपको श्रीलंका जाना है लॉजिकली तो आप बेंगलुरु से जाओगे। ऑफ कोर्स बेंगलुरु में तो कोस्ट है नहीं, सबको पता है, तो आप इसको हटा सकते हो। इन द सेम वे मैसूरू में भी कोस्ट नहीं है। चेन्नई, मुंबई, सूरत में कोस्ट है, लेकिन मुंबई से तो आप लॉजिकली श्रीलंका जाओगे नहीं। मुंबई से आप अगर जाना चाहो तो आप मिडिल ईस्ट जा सकते हो। फाइन, मुंबई से आप यूरोप की तरफ जा सकते हो मिडिल ईस्ट से होते हुए, या फिर अफ्रीकन कोस्ट पर जा सकते हो। सेम विद सूरत, सेम विद सूरत, सेम विद सूरत। गाइस सूरत का भी सेम सीन है, तो आप सूरत को भी यहां पर हटा सकते हो। तो लॉजिकली स्पीकिंग ये काफी आसान क्वेश्चन था, इसका आंसर बी होना चाहिए, चेन्नई। आंसर इज बी। तो देखो काफी लॉजिकल क्वेश्चन था, इसमें आप इजीली चीजों को एलिमिनेट कर पा रहे हैं। यस और नो? अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं कॉप 26 की, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 की। अभी रिसेंटली कॉप 28 आपको हुई है, पता होना चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन पूछता है विच आर डैश मोबाइल एप्लीकेशन टू रेज अवेयरनेस, यानी कि कॉप के दौरान आलोक शर्मा जी ने, जो नीति आयोग से बिलोंग करते हैं, कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। और बेसिकली उस मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में इस पूरे ऐसे में लिखा है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। तभी मैं कहता हूं यार, आरबीआई का जो एग्जाम है, जब आप फेज 1 देते हैं तो पीवाईक्यू करते करते आपको बड़ी सारी न्यूज़ पता चल जाती हैं। गाइस द आंसर इज ई अमृत ऐप। ई अमृत ऐप बेसिकली बात करती है जीरो एमिशंस की, ईवीज की, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, याद रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों आते हैं हम लोग टी ई ई, यानी कि टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, ये ऐसे टाउन्स होते हैं जो एक्सपोर्ट के लिए जाने जाते हैं, हेंस इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स को बढ़ाने में मदद करते हैं, इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करने में मदद करते हैं। और ऐसे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत ऐसे टाउन्स को आइडेंटिफाई करके रिकॉग्निशन प्रोवाइड की जाती है। फाइन, तो कौन से वो टाउन्स हैं, एटलीस्ट वो कितना अमाउंट का मटेरियल, एक्सपोर्ट मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, कितने अमाउंट का, सो दैट दे कैन बी क्लासिफाइड एज टीईई, दैट इज टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। ठीक है, बताइए। जी हाँ दोस्तों, आंसर इज एटलीस्ट 750 करोड़, और जो थ्रेशोल्ड है दैट इज मिनिमम 150 करोड़। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, एग्रीकल्चर और फिशरी सेक्टर में 150 करोड़ का थ्रेशोल्ड है। वहीं इसके अलावा जो दूसरे सेक्टर्स हैं उसमें 750 करोड़ का थ्रेशोल्ड है। दैट इज व्हाट इट इज। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, ये क्वेश्चन बात करता है, देखिए अगर आपने आरबीआई की रिपोर्ट्स पढ़ी हैं तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। आरबीआई की रिपोर्ट से डायरेक्ट एटलीस्ट 80 में से 20 से 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आरबीआई की रिपोर्ट्स जितनी भी हैं दोस्तों, उनको पढ़ना अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उन रिपोर्ट्स की कंपाइलेशन, सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन हम आपको पेड बैच में डेफिनेटली प्रोवाइड करने वाले हैं। ये एग्जैक्टली लिखा हुआ यार, एज पर एनुअल रिपोर्ट ऑफ आरबीआई। देखिए, the Reserve Bank successfully completed the combined gross market borrowing of central and the state government to the tune of 21 something crore rupees,
which was 19.2% higher than the previous year. वहीं 2022-23 में सिक्योरिटी रेंजिंग फ्रॉम 2 to how much years tenure were issued with the objective of catering to the demand from various investors in different maturity buckets. बताइए भाई, गवर्नमेंट ने मार्केट से पैसा उठाया है, बेसिकली आरबीआई ये काम कर रही है गवर्नमेंट के लिए। आंसर इज 40 years। तो इसका आंसर डी है भाई, ये बात समझ ले, इंपॉर्टेंट है। बीएसआर, अच्छा ये क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी करा चुका हूं बीएसआर कोड के बारे में, ठीक है। स्टिल ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, आप दोबारा से इसका आंसर कर सकते हैं। तो बीएसआर बेसिकली एक 7 डिजिट कोड होता है दोस्तों, जो कि आरबीआई हर एक बैंक को प्रोवाइड करती है टू आइडेंटिफाई इट। तो बेसिकली 50 ईयर्स के लिए ये कोड जो है रहेगा, याद रखिएगा। वी डिड दिस क्वेश्चन ऑलरेडी, ठीक है। तो यार ये बात होती है आज के क्वेश्चंस की, और हम 2023 के सभी क्वेश्चंस यहां पर दोस्तों कर चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। और बैचेस जो हैं आरबीआई ग्रेड पी के, देखिए ये बैचेस कंप्लीट बैचेस हैं, फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। ये बैचेस लॉन्च हो रहे हैं 17th को, ओरिएंटेशन है। अगर आपके दिमाग में एक भी % ये था कि भाई करना है ये एग्जाम देना है सीरियस नोट पर, तो गाइज आई एम टेलिंग यू, दिस इज द टाइम, दिस इज द important time where you should give this exam। सोचना है, मत सोचो इतना, बस अब ज्वाइन कर लो और प्रिपरेशन में लग जाओ। यूज द कोड RT Live, ठीक है। तो यार इसी के साथ आज का सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे। बाय, टेक केयर गाइस। आपसे मुलाकात होगी कल मैं आई थिंक सारी की सारी वीडियोस को कंबाइन करके एक मैराथन चलवा दूंगा। 80 क्वेश्चन से डिस्कस इसमें हम टोटल करेंगे 2023 के, एंड उसके बाद नेक्स्ट वीक से या फिर फ्राइडे से वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग द क्वेश्चंस ऑफ 2022। बाय, टेक केयर, गुड नाइट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।